हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आई होप बेटा सारे के सारे लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और एनसीईआरटी का प्रॉपर रिवीजन कर रहे होंगे एंड बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो क्योंकि नीट बेटा पास आने वाला है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, एनसीईआरटी को फोकस करना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है। ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ एनसीईआरटी बेटा सिलेबस नीट में क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन के लिए आप बहुत सारा आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ें, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है बेटा, तो अभी अभी तक हमने बेटा क्या क्या कंप्लीट कर लिया है? अभी तक हमने कंप्लीट किया है ह्यूमन फिजियोलॉजी में से दो चैप्टर। कौन कौन से? एक ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन कर लिया और बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन कर लिया। ये अपना थर्ड चैप्टर है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका मतलब क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, कि हमारी बॉडी में कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इन प्रोडक्ट्स को हम लोग कैसे इलिमिनेट करते हैं। इलिमिनेट करने का मतलब होता है बेटा निकालना, कैसे निकाले जाते हैं, कैसे एलिमिनेशन होगा। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, उसको हमारी बॉडी से बाहर करना बहुत जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। आपके यहाँ पे एनसीईआरटी के बारे में ही अपन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं एनसीईआरटी के पैराग्राफ में क्या लिखा गया है। एनिमल क्या होते हैं? एनिमल, एनिमल में क्या क्या होता है? एनिमल एक्यूमुलेट्स अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस, आयंस लाइक सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड्स आयन, फॉस्फेट आयन, सल्फेट्स आयन। ठीक है, आइदर बाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, या तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से हो जाएगा, या फिर किसी ने ज़्यादा इंजेक्शन कर लिया या किसी ने खा लिया। ठीक है, इंजेक्शन का मतलब होता है खाना, माउथ के थ्रू। ठीक है, अब क्या है, ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये अलग अलग एनिमल में पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग एनिमल के हैबिटाट के हिसाब से पाए जाएंगे कि कौन सा एनिमल कहाँ पे पाया जा रहा है, उसके बेसिस पे। जो अमोनिया होता है वो ऐसे एनिमल में पाया जाएगा जो वाटर मीडियम पे ज़्यादा पाए जा रहे हो, है ना, क्योंकि अमोनिया जो होता है इसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए बॉडी से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। जो यूरिया होता है ये मिनिमल अमाउंट ऑफ वाटर से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। जो कि यूरिक एसिड होता है ये वाटर की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, है ना, बेसिकली ये फैट सॉल्युबल होता है। और ये बॉडी से क्या होता है कि कम वाटर, बहुत कम मात्रा में वाटर से ये एलिमिनेट हो जाता है। अगर पानी नहीं भी है तो भी काम क्या होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा इसको। ठीक है, तो अलग अलग एनिमल्स में पाए जाते हैं। चलो, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं बॉडी से, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट है। टोटली रिमूव करते हैं और पार्सली रिमूव करते हैं, क्योंकि टोटली रिमूव इसको नहीं किया जाता है। पार्सली नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल होता है, क्योंकि हमें एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनाना होता है बॉडी में। वो कब होगा? जब कुछ चीजों को हम लोग रिटेन करके रखेंगे, बचा के रखेंगे। ठीक है, इन दिस चैप्टर आप पढ़ेंगे, यू विल लर्न इन द mechanism of the elimination of these substances with special emphasis on the common nitrogenous waste। जैसे अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे, यूरिया के बारे में, यूरिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ये मेजर टाइप के बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, ये मेजर टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो कि एक्सक्रीट आउट किए जाते हैं एनिमल से। ठीक है, अगर यहीं पे हम लोग बात करेंगे अमोनिया की, अमोनिया एक मोस्ट टॉक्सिक होता है, मतलब सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। ज्यादा वाटर जरूरत पड़ेगी इसको एलिमिनेट करने के लिए। अगर लंबे समय तक हमारी बॉडी के अंदर रहा तो हमारी बॉडी में बेटा बहुत सारी टॉक्सिसिटी कॉज करा देगा। इस वजह से बोलते हैं मोस्ट टॉक्सिक होता है। फॉर्म एक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर, वाटर की जरूरत ज्यादा पड़ती है इसको एलिमिनेट करने के लिए। जबकि यूरिक एसिड होता है ये लीस्ट टॉक्सिक होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोस्ट टॉक्सिक क्या है? यूरिया है, सॉरी, मोस्ट टॉक्सिक क्या है? अमोनिया है। लीस्ट टॉक्सिक क्या है? यूरिक एसिड है। ठीक है, बीच वाला कौन सा बेटा? यूरिया है। ठीक है, इट कैन बी रिमूव विद द मिनिमल अमाउंट ऑफ द मिनिमल अमाउंट लॉस ऑफ द वाटर, बेसिकली मिनिमम लॉस ऑफ वाटर से यूरिक एसिड निकल जाता है। अब बात करेंगे द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया। ये प्रोसेस की बात करेगा। ऐसे एनिमल जो अमोनिया को एक्सक्रीट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? अम्यूनोटेलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्यूनोटेलिज्म। टेलिज्म इज द प्रोसेस। ठीक है, और ऐसे एनिमल जो इसको एक्सक्रीट करते हैं, ऐसे एनिमल को हम लोग अमोनोटेलिक बोलते हैं। देखो, प्रोसेस का नाम पूछेगा तो बेटा टेलिज्म हो जाएगा, और ऐसे एनिमल जो एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं उसको हम लोग अमोनोटेलिक एनिमल बोलेंगे। जैसे अमोनिया को एक्सक्रीट करने वाले एनिमल कौन से होते हैं? मैनी बोनी फिशेस हो गई, एक्वाटिक एम्फीबियंस हो गए। ठीक है, एक्वाटिक एम्फीबियंस पानी में रहेंगे, बोनी फिशेस जो है वो इसमें क्या होता है? अमोनिया होता है। एक्वाटिक इंसेक्ट्स हो गए, एक्वाटिक वर्ड आ गया यहाँ पे, इंसेक्ट्स हो गए, ये अमोनोटेलिक होते हैं, अमोनोटेलिक इन नेचर होते हैं। अमोनिया जो होता है बेटा
रेडली सॉल्युबल होता है, आसानी से, रेडली का मतलब होता है ज़्यादा आसानी से, जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा, बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा पानी में, और अमोनियम आयन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इट जनरली स्क्रीड बाय द डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस, है ना। डिफ्यूजन की हेल्प से क्या होता है, ये बॉडी की सरफेस से निकल जाता है। डिफ्यूजन आप कैसा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस होता है, क्योंकि ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीजें मूव करती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, थ्रू गिल सरफेस से या बॉडी की इंटायर सरफेस से निकल जाएगा, या फिर गिल सरफेस से निकल जाएगा। फिशेस की बात करेगा तो गिल से निकलेगा, जो अमोनियम आयन के फॉर्म में निकलता है, इस बात को याद रखना। किस फॉर्म में निकलता है, अमोनियम आयन के फॉर्म में निकलता है। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंस रोल, किडनी जो है इसमें कोई सिग्निफिकेंस रोल, कोई महत्वपूर्ण रोल प्ले नहीं करती है इसके रिमूवल में। ठीक है, अमोनिया के रिमूवल में किडनी कोई महत्वपूर्ण रोल प्ले नहीं करती है। जैसे हम लोग बात करेंगे टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन, टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन का मतलब जो धरती पे रह रहे हैं उनके लिए क्या होता है, एक लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट की जरूरत है। ठीक है, जैसे यूरिया और यूरिक एसिड। फॉर ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि वाटर का कंजर्वेशन कराना यार, जो पानी में रह रहा है, जिसके पास बहुत सारे पानी है तो उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारी बॉडी में इतना पानी नहीं है यार, हमको पानी पीना पड़ता है बाहर से। चिड़िया है, उसको पानी पीना पड़ता है, जो पानी में तैर रहा है, पानी के चारों तरफ पानी में ही है, तो उसको पानी की क्या ही दिक्कत है यार, है ना। तो कितना भी टॉक्सिक होगा, अमोनिया वहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट है, बट पानी के कंजर्वेशन के लिए, वाटर के कंजर्वेशन के लिए हमको कम टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट की जरूरत है, तो यूरिया और यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड जो होता है लीस्ट वाटर लॉस से निकल जाता है। यूरिक और जो यूरिया होता है वो मीडियम टाइप का वाटर होगा, तो भी क्या होगा, जैसे हम लोग की बॉडी में क्या होता है, यूरिया होता है, फ्रॉग की बॉडी में यूरिया है। ठीक है, तो वो क्या है कि आसानी से हमारी बॉडी से मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर बोल सकते हैं बेसिकली, मतलब मीडियम क्वांटिटी का वाटर है तो उसमें निकल जाएगा। ठीक है, जैसे मैमल्स हो गया, मैनी टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियंस हो गए, ठीक है, मैराइन फिशेस हो गई, ये मेनली स्क्रीट क्या करते हैं, यूरिया करते हैं। ऐसे ही एनिमल को जो यूरिया स्क्रीट करते हैं उसको हम लोग यूरियोटेलिक बोलते हैं। ऐसे एनिमल जो यूरिक एसिड को स्क्रीट करते हैं उसको यूरिकोटेलिक बोलते हैं। और ऐसे एनिमल जो अमोनिया को स्क्रीट आउट करते हैं उसको हम लोग अमोनोटेलिक एनिमल बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टेलिज्म बोलते हैं। ठीक है, चलो, अमोनिया प्रोड्यूस होता है मेटाबॉलिक, जो हमारे बॉडी में होता है मेटाबॉलिज्म होता है, इसमें अमोनिया प्रोड्यूस होता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में इन द लीवर, है ना। हमारी बॉडी में बेटा बनता तो अमोनिया है, अमोनिया को लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट कराना है तो हमारी बॉडी की लीवर जो ऑर्गन है उसमें एक साइकिल चलती है, इसका नाम होता है यूरिया साइकिल। इसी को हम लोग ऑर्निथिन साइकिल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे अमोनिया को लेस टॉक्सिक में, हाईली टॉक्सिक से लेस टॉक्सिक में, है ना, मीडियम टाइप के टॉक्सिक्स में कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग यूरिया साइकिल बोलते हैं, इसी को ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। अगर हमारी बॉडी में अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट होता तो बेटा हमें बहुत पानी पीना पड़ता, बहुत पानी की जरूरत होती है, और हमारी बॉडी से टॉक्सिसिटी, अगर हमारी बॉडी से नहीं निकल पाता अमोनिया तो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाती और हमारी डेथ हो जाती। इसलिए क्या हुआ, गॉड ने बेटा एक ऐसा सिस्टम बनाया कि अमोनिया को कन्वर्ट कर दो यूरिया में इन द लिवर विद द हेल्प ऑफ ऑर्निथिन साइकिल। ठीक है, चलो, इसी को हम लोग यूरिया साइकिल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, फिर ये ब्लड में भेज दिया जाता है। ब्लड के बाद क्या होता है, इसको फिल्टर कर लिया जाता है और स्क्रीट आउट कर लिया जाता है किडनी की हेल्प से। हमारी बॉडी में किडनी बेटा फंक्शनल है, हमारी बॉडी में किडनी का फंक्शन हो रहा है यूरिया को स्क्रीट आउट कराने में। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ द यूरिया जो होती है इसको रिटेन कर लिया जाता है इन किडनी मैट्रिक्स, किडनी के मैट्रिक्स में रिटेन कर लिया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो, हम लोग एक ऑस्मोलरिटी को मेंटेन कर पाए, है ना, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन कर पाए। ऑस्मोलरिटी का मतलब होता है कि जब आप जैसे ऑस्मोरेगुलेशन बोलते हैं ना, बॉडी का फ्लूइड जो है और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन कराना ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करते हैं, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन कराते हैं। ठीक है, मतलब फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन कराना ऑस्मोलरिटी कहला रहा है यहाँ पे। चलो, ये हो गया। अब हम लोग अमोनिया के बारे में देख लिया, यूरिया के बारे में देख लिया। अब हम लोग यूरिक एसिड के बारे में बात करेंगे कि यूरिक एसिड किस में पाया जाता है। रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, लैंड स्नेल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो क्या होता है बेटा, यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड होता है, ये यूरिक एसिड मिनिमल अमाउंट ऑफ वाटर से निकल रहा है। किस फॉर्म में निकल रहा है, पैलेट के फॉर्म में निकल रहा है, पैलेट के फॉर्म में निकल रहा है, पेस्ट के फॉर्म में निकल रहा है। मिनिमल अमाउंट ऑफ द, यहाँ पे क्या है, मिनिमम लॉस ऑफ द वाटर से निकल जा रहा है। और ऐसे एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल बोलते हैं। आई होप ये चीजें समझ आई होंगी आपको। ठीक है, तो ये चीजें या तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया, उससे कम टॉक्सिक यूरिया, सबसे कम टॉक्सिक क्या है, यूरिक एसिड है। अमोनिया जो होता है
अमोनिया कहाँ पे पाया जाएगा, मेनी बोनी फिशेज में, एक्वाटिक एम्फीबियंस में, एक्वाटिक इंसेक्ट्स में, ठीक है। और जो यूरिया होगा टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन के लिए होता है, लेसर टॉक्सिक होता है, जैसे कहाँ पे पाया जाएगा, एम्फीबियंस में, मराइन फिशेज में ये यूरिया होता है, ठीक है। मेनी टेरेस्ट्रियल मराइन फिशेज मैमल्स में हो गया, ठीक है, ठीक है। मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस में हो गया, मराइन फिशेज में हो गया, मैमल्स में हो गया, ये क्या है, यूरिया है। यूरिक एसिड कहाँ पे पाया जाएगा, बर्ड्स में पाया जाएगा, रेप्टाइल्स में पाया जाएगा, लैंड एनिमल्स में पाया जाएगा और इंसेक्ट्स में पाया जाएगा, इस बात को याद रखना। आगे मूव करते हैं। आपने एक सर्वे हुआ है एनिमल किंगडम में, आपने देखा ए सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट ए वैरायटी ऑफ द स्क्रिप्टी स्ट्रक्चर। एनिमल किंगडम में अलग अलग एनिमल के पास बेटा अलग अलग टाइप के स्क्रिप्टी क्या पाए जा रहे हैं, स्क्रिप्टी स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। जैसे हमारी ह्यूमंस की बॉडी में बेटा किडनी पाई जा रही है, ठीक है, इसी तरह अर्थवर्म की बॉडी में क्या पाया जा रहा था, नेफ्रिडिया पाया जा रहा था, सॉरी हाँ, अर्थवर्म की बॉडी में नेफ्रिडिया पाया जा रहा था, ठीक है। और मेल पिगियन ट्यूबिल्स कहाँ पे पाया जा रहा था, कॉकरोच में पाया जा रहा था। तो अलग अलग एनिमल की बॉडी में अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। जो स्ट्रक्चर एक्सक्रीशन कराएगा वो बेटा ऑस्मोरेगुलेशन जरूर कराएगा। जो एक्सक्रीटिव वेस्ट को रिमूव करेगा वो ऑस्मोरेगुलेशन का भी काम करेगा, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइस और फ्लूइड बैलेंस मेंटेन कराने का काम कराएगा, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स दीज स्ट्रक्चर जो होते हैं सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं इसमें सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म के स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि वर्टिब्रेट्स जो होता है उसमें ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म होते हैं, ऑर्गन होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। सम दीज स्ट्रक्चर मेंशन हियर, कुछ बताए गए हैं, जैसे प्रोटोनिफ्रिडिया जो होता है इसी को हम लोग फ्लेम सेल बोलते हैं बेटा। ये स्क्रिप्टी स्ट्रक्चर किसका होता है, प्लेटलमेंथिज का होता है। प्लेटलमेंथिज को हम लोग फ्लेटबम बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करेगा प्लेनेरिया में हाई रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, इस बात को याद रखना। रोटीफर, ठीक है, रोटीफर हो गया। और कुछ एनालिट्स होते हैं, ठीक है, सेफेलोकॉर्डेट्स जिसको हम लोग एम्फियोसेक्स बोलते हैं, ठीक है। प्रोटोनिफ्रिडिया जो होता है बेसिकली क्या कराता है, आयनिक बैलेंस मेंटेन कराता है, फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन कराता है, उसका रेगुलेशन करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। नेफ्रिडिया कहाँ पे पाया जाएगा, देखो अर्थवर्म में नेफ्रिडिया, प्रोटोनिफ्रिडिया कहाँ पे पाया जा रहा है, प्लेटलमेंथिज में, मतलब फ्लैटवर्म का एग्जांपल प्लेनेरिया हो गया। कुछ रोटीफर्स में, मतलब प्लेनेरिया हो गया रोटीफर्स में, कुछ इनलेट्स में, ठीक है। यहाँ पे कुछ की जगह सम की जगह आल कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। कुछ एनालिट्स में पाया जा रहा है, सेफेलोकॉर्डेट्स में पाया जा रहा है, इसका एग्जांपल एम्फियोसेक्स में। प्रोटोनिफ्रिडिया जो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है आयनिक और फ्लूइड बैलेंस के लिए, मतलब एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात कर रहे हैं बेटा नेफ्रिडिया की। जो नेफ्रिडिया होता है, नेफ्रिडिया ट्यूबुलर स्क्रिप्टरी ऑर्गन स्ट्रक्चर होता है, ये अर्थवर्म में पाया जाता है। ये क्या है, और अर्थवर्म और अदर एनालिट्स में नेफ्रिडिया पाया जाता है, ठीक है। नेफ्रिडिया जो होता है हेल्प कराता है रिमूव टू नाइट्रोजनस वेस्ट, ये नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कराता है, मेंटेन करता है फ्लूइड और आयनिक बैलेंस। जैसे मेल पिगियन ट्यूबिल की बात करेंगे, है ना, नेफ्रिडिया कहाँ पे पाया जा रहा है, अर्थवर्म में पाया जा रहा है, आयनिक एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन करा रहा है। जबकि मेल पिगियन ट्यूबिल्स जो होता है बेटा वो कहाँ पे पाया जाता है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में, इंक्लूडिंग कॉकरोच में भी मैंने आपको पढ़ाया था मेल पिगियन ट्यूबिल्स पाया जा रहा था। मेल पिगियन ट्यूबिल्स कहाँ पे पाए जा रहे थे, जो मिड गट और हैंड गट के बीच में पाए जा रहे थे, ठीक है। जो मेल पिगियन ट्यूबिल्स होते हैं हेल्प कराते हैं रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट में हेल्प कराते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कराते हैं। और यहाँ पे क्या होती है, इंटरनल ग्लैंड्स होती हैं और ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं, ये परफॉर्म कराते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर फंक्शन इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इंटरनल ग्लैंड्स, इसी का दूसरा नाम बेटा ग्रीन ग्लैंड्स, ये कहाँ पे पाई जा रही हैं, तो क्रस्टेशियंस में पाई जा रही हैं, जैसे प्रॉन्स की बात करेगा उसमें, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपको याद करनी पड़ेंगी। जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ोगे बेटा उतनी बार आपको अच्छे तरीके से याद होगा। आप ऊपर से एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको हवा भी नहीं लगेगी कि हो क्या गया है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे अब हम लोग ह्यूमन स्क्रिप्टी सिस्टम की बात कर रहे हैं। ह्यूमन स्क्रिप्टी सिस्टम में क्या क्या आता है, ह्यूमन स्क्रिप्टी सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या होता है, एक पेयर ऑफ किडनी होता है, एक पेयर ऑफ यूरेटर होता है, और एक यूरिनरी ब्लेडर होता है, एक यूरेथ्रा होता है। एक पेयर ऑफ किडनी की बात कर रहा है, ये दो किडनी है, एक किडनी ये है और एक किडनी ये है, मतलब टोटल कितनी किडनी होगी, दो, एक ये टोटल हो गई दो किडनी। अब दो किडनी से दो यूरेटर आएंगे, तो दो यूरेटर ये आ रहे हैं, दो यूरेटर ये हो गए, और एक क्या है, यूरिनरी ब्लेडर है। तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, किडनी और यूरेटर पेयर में है, यूरिनरी ब्लेडर कैसा है, अनपेयर्ड है, ठीक है। किडनी जो होती है रेडिश ब्राउन कलर की होती हैं, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि सिचुएटेड कहाँ पे होती हैं, लेवल ऑफ द लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबार
वर्टिब्राई, ठीक है। लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा का बात करेंगे, है ना। लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा और थर्ड लंबार वर्टिब्रा पे सिचुएटेड होती है क्लोज टू डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। ईच किडनी जो होती है एडल्ट ह्यूमन की, इसकी मेजरमेंट की बात करेंगे तो 10 to 12 सेंटीमीटर कैसी होती है, लेंथ में होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर ये लेंथ में है। 5 to 7 सेंटीमीटर ये कैसी है, विथ में है। 2 से 3 सेंटीमीटर कैसी है, ये थिकनेस है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि पहले कम वाले को लिख लो 2 से 3 सेंटीमीटर, ये क्या है, इसकी थिकनेस है। 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस हो गई, ठीक है। उसके बाद 5 to 7 सेंटीमीटर लिखो आप, 5 to 7 सेंटीमीटर। 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी बेटा क्या है, विथ है, ठीक है, विथ हो गई। और 10 to 12 सेंटीमीटर इसका क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा है, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लोगे, आपको याद हो जाएगा। पहले आप कम वाले को लिखो, 2 से 3 सेंटीमीटर क्या है, इसकी थिकनेस है। 2 से 3 सेंटीमीटर क्या है, थिकनेस है। 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी क्या है, विथ है। 10 to 12 सेंटीमीटर क्या है, इसकी लेंथ है। इसकी पोजीशन की बात करेंगे, पोजीशन क्या है, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबार वर्टिब्रा, है ना। लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबार वर्टिब्रा, इसकी ये पोजीशन होती है। ये पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इसकी वेट की बात करेंगे। इसका जो एवरेज वेट होता है वो कितना होता है, उसको भी लिख लेते हैं। वेट जो होता है 120 ग्राम होता है। 120 ग्राम से 170 ग्राम होता है इसकी वेट की बात करेंगे, तो एवरेज वेट की बात कर रहा है, ठीक है। चलो ये 120 ग्राम से 170 ग्राम के बीच में वेरी कर सकता है। किसी का 120 ग्राम होगा, अगर हम लोग एडल्ट की बात करेंगे तो वो उसका ज़्यादा होगा, बच्चे का बेटा कम होगा, ठीक है। टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस, सेंटर की तरफ एक आपको कॉन्केव सरफेस देखने को मिलेगी, एक नॉच देखने को मिलेगी। इस नॉच को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, नॉच है। नॉच को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइलम बोल रहे हैं। इसी के थ्रू क्या होता है, विच यूरेटर ब्लड वेसल्स और नर्व इंटर होती हैं। इसी के थ्रू यूरेटर ब्लड वेसल्स और नर्व इंटर करती हैं। इनर टू हाइलम, जब आप हाइलम के अंदर जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे तो आपको एक ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। ये क्या है बेटा, ये क्या है, रीनल पेल्विस वाला स्ट्रक्चर है। ये क्या है, रीनल पेल्विस है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रीनल पेल्विस बोल रहे हैं। ये क्या है, ये है हाइलम। इससे नर्व ब्लड वेसल्स यूरेटर इंटर कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब पेल्विस में विद द प्रोजेक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पेल्विस में क्या है, प्रोजेक्शन है, जिसको अपन क्या बोला गया, कैलिक्स बोला गया, रीनल कैलिक्स, ठीक है। आउटर लेयर ऑफ द किडनी जो होती है एक टफ्ट कैप्सूल से बनी हुई होती है। आउटर लेयर का काम होता है बेटा प्रोटेक्शन कराना, बाहर की चीजें प्रोटेक्ट करती हैं तो वो टफ होगी, है ना, कठोर होगी, ठीक है, कैप्सूल का बनी हुई होगी। जबकि इनसाइड द किडनी, इनसाइड किडनी के अंदर दो जोन होते हैं। एक आउटर वाले को हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं। देखो इस इन किडनी के अंदर दो जोन है, कॉर्टेक्स और मेडुला, ठीक है। उसके बाहर एक कैप्सूल है जो कि टफ है, मतलब मजबूत है, ठीक है, इस बात को याद रखना। इनर वाला जो होता है मेडुला होता है। मेडुला डिवाइडेड होते हैं इनटू ए फ्यू कोनिकल मासेस, मेडुला डिवाइडेड होते हैं फ्यू कोनिकल मासेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं। मेडुला में डिवीजन है, मेडुला में डिवीजन होके क्या बना, ये मेडुला में डिवाइडेड इनटू ए फ्यू कोनिकल मासेस, जिसको हम लोग मेडुलरी पिरामिड्स बोल रहे हैं। अब इसमें प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिक्सेस, ठीक है। कैलिक्सेस जो है ये प्लूरल है, और सिंगल की बात करेगा तो बेटा कैलिक्स बोलेंगे। कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ वर्टनी बोलते हैं, ठीक है। इस बात को आप याद रखना। ये क्या है, ये किडनी बता दी गई, ये यूरेटर हो गया, डोर्सल ऑर्टा वगैरह होता है, ठीक है। और ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड्स हो गई, रीनल आर्टरी हो गई, रीनल वेन हो गई, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, अंदर वाला पार्ट मेडुला हो गया। इस कॉर्टेक्स के बाहर क्या होगा, एक कैप्सूल होगा, ठीक है। कॉर्टेक्स के बाहर कैप्सूल होगा, इंफीरियर वेना केवा होता है, जहाँ पे ये बताया गया है। चलिए अब यहाँ पे ये बता दिया गया, देखो इसमें डायग्राम
रीनल वेन हो गया, रीनल पेल्विस हो गया। रीनल पेल्विस ये वाला पार्ट क्या है, रीनल पेल्विस वाला पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे पेल्विस, ठीक है, ये कैलेक्सिस है, ये क्या है, ये वाले जो बताए गए हैं बेटा कैलेक्सिस है। अब यहाँ पे क्या है, ये एक रीनल कॉलम है, रीनल कॉलम ऑफ वर्टनी बोलते हैं। अब इसमें क्या है, ये जो प्रोजेक्शन दिख रहे हैं रीनल मिलिटरी पिरामिड्स बताए गए इसको, ठीक है। ये क्या है, कॉर्टेक्स वाला पार्ट हो गया। ये क्या है, रीनल कैप्सूल है, कैप्सूल जो होगा बाहर को प्रोटेक्ट करेगा। ये क्या है, यूरेटर है। ये वाला डायग्राम से लेबलिंग कराने पे आता है, तो आप इसको प्रॉपर देख लेना, ठीक है। जहां जहां पे नाम दिए गए हैं इसको आप सही से समझ लेना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे देखते हैं, ईच किडनी जो होती है नियरली, ईच किडनी की बात कर रहा है बेटा, ईच किडनी में नियरली 1 मिलियन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं। ईच किडनी की बात कर रहा है। अगर बोथ किडनी की बात करेंगे तो बेटा नियरली 2 मिलियन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 मिलियन हो जाएंगे। इस बात को याद रखना है। ये नेफ्रॉन्स होते हैं, फंक्शनल यूनिट होते हैं, ठीक है। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं नेफ्रॉन्स। जैसे लंग्स की क्या होते हैं, एल्वेओलाई होते हैं। लीवर की क्या होती है, हेपेटिक लिबियर्स होते हैं। इसी तरह किडनी के क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या होता है, न्यूरॉन्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किडनी है, किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। ईच नेफ्रॉन्स में 2 पार्ट्स होते हैं। एक क्या होता है, ग्लोमेरुलस वाला पार्ट होता है, एक रीनल ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट होता है। ग्लोमेरुलस क्या होता है, टप टॉप ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी का बना हुआ गुच्छा जो होता है वो ग्लोमेरुलस होता है। उसके बाद वाला जो पार्ट आएगा बेटा वो क्या आएगा, रीनल ट्यूब्यूल्स आएगा, ठीक है। जो ग्लोमेरुलस होता है टप टॉप कैपिलरी होता है, ये फॉर्म होता है बाय अफरेंट आर्टियोल्स। ये अफरेंट आर्टियोल की हेल्प से फॉर्म होता है। अफरेंट आर्टियोल क्या होता है, एक फाइन ब्रांच होती है किसकी, रीनल आर्टरी की। फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी है, इससे फाइन ब्रांच हुई और क्या बन गया, इससे बन गया हमारा ग्लोमेरुलस। आगे चल के क्या बन गया, ग्लोमेरुलस बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी से क्या बनता है, ग्लोमेरुलस बनता है। ग्लोमेरुलस जो होता है वो इस बोमेन कैप्सूल में रखा रहता है, ठीक है। तो ऐसे पढ़ेंगे। ये एफरेंट आर्टरियोल्स हो गया, ये इफरेंट आर्टरियोल्स होता है। अभी आपको मैं बताऊंगा बी डायग्राम में। चलिए, ब्लड जो आता है ग्लोमेरुलस में कहाँ से आता है, ब्लड ग्लोमेरुलस में आता है कैरिड आउट बाय द, हाँ, एफरेंट आर्टरियोल से आता है ब्लड ग्लोमेरुलस में। एफरेंट की बात कर रहा हूँ मैं, एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल से बाहर जाता है। ये जो एफरेंट आर्टरियोल्स है ये इससे ब्लड आता है, ये फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी से बनता है, ठीक है। इससे ब्लड आता है ग्लोमेरुलस में और इससे ब्लड निकल जाता है इफरेंट आर्टरियोल से बाहर, ठीक है। और इफरेंट आर्टरियोल जो होता है आगे चल के पेरिटोबुलर कैपिलरी नेटवर्क बनाता है, जो कि रीनल ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ प्रेजेंट रहता है। रीनल ट्यूब्यूल्स जो होते हैं बिगिन होते हैं एक डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉमेन कैप्सूल बोलते हैं। वॉमेन कैप्सूल विच इनक्लोज्ड ग्लोमेरुलस, वॉमेन कैप्सूल के अंदर, वॉमेन कैप्सूल ये समझो ऐसा कटोरे लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या है, हमारा ग्लोमेरुलस रखा गया है, ठीक है। ग्लोमेरुलस, और जब हम लोग वॉमेन कैप्सूल को बोलते हैं मिला के पढ़ते हैं तो इसको हम लोग मैलपिगियन बॉडी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लो ग्लोमेरुलस प्लस वॉमेन कैप्सूल, ठीक है, वॉमेन कैप्सूल। इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं मैलपिगियन बॉडी, को बोलते हैं मैलपिगियन बॉडी और रीनल, मैलपिगियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल्स, ठीक है, रीनल कॉर्पसल्स, ठीक है, रीनल कॉर्पसल्स बोलते हैं इसको। इस बात को आप याद रखना, ठीक है। द ट्यूब्यूल्स कंटिन्यू फर्दर इन द फॉर्म ऑफ द हाईली कोइल्ड नेटवर्क, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ये वॉमेन कैप्सूल की बात क्या होता है बेटा, पीसीटी होता है। पीसीटी को हम लोग प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। जो वॉमेन कैप्सूल के पास पाया जा रहा है उसको हम लोग प्रॉक्सिमल बोलेंगे, जो वॉमेन कैप्सूल से दूर पाया जा रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्टल बोलेंगे। प्रॉक्सिमल मतलब पीसीटी क्या है, वॉमेन कैप्सूल के पास में है, उसके बाद क्या आएगा, डीसीटी आएगा, मतलब दूर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये आप डायग्राम देख लो, ये डायग्राम एफरेंट आर्टरियोल्स है, ये फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी से बना। इसका डायमीटर जो है
वो ज़्यादा है, इसका डायमीटर ये है। फिर ये टप टॉप ब्लड कैपिलरी बना, इसके बाद ये पतला सा डायमीटर निकला, ये जो है इसको हम लोग इफरेंट आर्टरियोल्स बोलते हैं। इफरेंट आर्टरियोल्स रीनल ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ लिपटा हुआ है और एक स्ट्रक्चर बना रहा है, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। ये क्या है, ग्लोमेरुलस है, टप टॉप कैपिलरी है। ये क्या है, वोमेन कैप्सूल है, डुअल वर्ल्ड कप शेप स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोले, वोमेन कैप्सूल बोले। जब वोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को आपस में मिला देते हैं तो मेलपिगियन बॉडी बोलते हैं, इसी को रीनल कार्पिकल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, पीसीटी है, ये वाला जो है ये क्या है, पीसीटी है, पीसीटी है। पीसीटी क्यों बोला इसको, क्योंकि ये वोमेन कैप्सूल के पास पाया जा रहा है, इस वजह से पीसीटी। प्रोग्मल कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है लहरदार ऐसा, ट्यूबिल्स का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, जो वोमेन कैप्सूल के पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉन्वोल्यूटेड सरफेस वाला पाया जा रहा है, इसको हम लोग वो पीसीटी बोल रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग पीसीटी बोलते हैं शॉर्ट में। अब जो दूर पाया जा रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीसीटी बोलते हैं। ये क्या है, पीसीटी हो गई। फिर आगे चल के क्या होता है, एलओएच होता है। पीसीटी के बाद क्या बनता है, लूप ऑफ हेनले बनता है, लूप ऑफ हेनले, इसको LOH बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। अब इसके दो पार्ट होते हैं, एक डिसेंडिंग पार्ट होता है, एक असेंडिंग पार्ट होता है। डिसेंडिंग का मतलब जो नीचे जा रहा हो और असेंडिंग का मतलब जो ऊपर जा रहा हो। डिसेंडिंग पार्ट, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये वाला डिसेंडिंग मतलब इधर जो जा रहा है डिसेंडिंग, और असेंडिंग का मतलब ये ऊपर वाला। ठीक है, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होते हैं। ये क्या है, वासा रेक्टा। वासा रेक्टा जो होता है बेटा, ये यू शेप होता है। कैसा होता है, यू शेप होता है, ये यू शेप होता है वासा रेक्टा। वासा रेक्टा के बाद क्या, वासा रेक्टा किसका पार्ट है, एफरेंट आर्टरियोल से बने हुए पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क का पार्ट है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक लूप ऑफ हेनले जो होता है, लूप ऑफ हेनले जो होता है ये कैसा होता है, हेयर पिन शेप होता है। हेयर में जो पिन लगाते हैं उसके शेप का होता है हेयर पिन शेप। और ये क्या होता है, असेंडिंग के बाद क्या होता है, ये हमारा डीसीटी है। डीसीटी के बाद क्या आता है, ये कलेक्टिंग डक्ट आता है। एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारी डीसीटी ओपन होती हैं। ठीक है, ये बात क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। चलो आगे देखते हैं। ये हमें कैप्सूल, एक वोमेन कैप्सूल मेलपिगियन बॉडी के बारे में बता रहा है, रीनल कॉर्पिकल्स के बारे में बता रहा है। यहाँ पे ग्लोमेरुलस को रख दिया गया है। ये क्या है, ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस हो गया। इसका ये एफरेंट वाला पार्ट हो गया। एफरेंट का डायमीटर ज्यादा है, एफरेंट का डायमीटर कम है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्योंकि ब्लड ज्यादा आ रहा है और बाहर कम निकलेगा, तो एक प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन हो पाएगा। एक ग्रेडियंट बनेगा तभी फिल्ट्रेशन होगा। सपोज दोनों का डायमीटर बराबर होता तो ब्लड जितना आता वो उतना निकल जाता, कुछ फोर्स नहीं लगता नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ज्यादा ब्लड आ रहा है, यहाँ से कम निकल रहा है ना, निकलने की जगह कम है, तो एक प्रेशर बनेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्लोमेरुलस से क्या होगा, वोमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन होके प्लाज्मा वाला कंटेंट जो है, एक्सेप्ट प्रोटीन, ठीक है, आरबीसी, वो क्या हो जाएंगी, वो इस ट्यूब्यूल्स में आ जाएंगी। ठीक है, ये एफरेंट आर्टरियोल्स हो गया, ये वोमेन कैप्सूल हो गया, इस बात को याद रखना। एक हेयर पिन जो शेप होता है, इसको हम लोग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। हेयर पिन शेप होता है, वासा रेक्टा यू शेप होता है। ये नेक्स्ट पार्ट ऑफ जो होता है ट्यूब्यूल्स का। पीसीटी के बाद क्या होता है, लूप ऑफ हेनले होता है। ठीक है, इट हैड डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब, इसके पास दो लिम्ब होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, और ये अनदर एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीसीटी बोलते हैं। इसको डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स भी बोला जाता है। ठीक है, डीसीटीज जो होती है, मेनी नेफ्रॉन्स ओपन होते हैं किसमें, स्ट्रेट ट्यूब, जिसका नाम क्या था बेटा, कलेक्टिंग डक्ट बताया था मैंने। यहाँ पे डीसीटी जाके ओपन हो रही है, ये लास्ट पार्ट हो रहा है नेफ्रॉन्स का। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट होगी, मेनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू रीनल पेल्विस। ये क्या होती है, कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके कहाँ पे ओपन होती है, रीनल पेल्विस में ओपन होती है। कलेक्टिंग डक्ट जो होती है, कलेक्टिंग डक्ट ये कहाँ पे होती है, रीनल पेल्विस में ओपन होती हैं, रीनल पेल्विस में ओपन होती हैं। ठीक है, मेनी ऑफ विच कन्वर्ट ओपन इनटू रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है, थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स, यहाँ पे क्या आएगा, मेडुलरी पिरामिड्स आएगा, मेडुलरी पिरामिड्स आएंगे, मेडुलरी पिरामिड्स आएंगे, मेडुलरी पिरामिड्स आ जाएगा। ठीक है, इन कैलेक्सेस, ये हो गया। अब मेलपिगियन जो कॉर्पिकल्स होता है, पीसीटी होता है, डीसीटी होता है, ये नेफ्रॉन्स जो सिचुएटेड होता है, ये कॉर्टिकल रीजन पे प्रेजेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कॉर्टिकल रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, तो कॉर्टिकल रीजन में मेलपिगियन कॉर्पिकल्स प्रेजेंट है ना। मेलपिगियन कॉर्पिकल्स में वोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस दोनों हो गया। पीसीटी प्रेजेंट है, डीसीटी प्रेजेंट है, ये नेफ्रॉन्स के कॉर्टिकल रीजन पे पाए जा रहे हैं। ठीक है, जबकि लूप ऑफ हेनले हो गया,
ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेडुला रीजन पे प्रेजेंट होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ जो नेफ्रॉन्स होते हैं इनका लूप ऑफ जो हेनले होता है वो शॉर्ट होता है, और ये सिर्फ एक्सटेंट होता है ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द जो नेफ्रॉन्स है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ठीक है, मेजॉरिटी जो नेफ्रॉन्स होते हैं हमारी किडनी में, मेजॉरिटी नेफ्रॉन्स जो होते हैं अप्रॉक्स 80% होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। को कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये 80% होते हैं अप्रॉक्स। इसका जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है इनका जो लूप ऑफ फिनले होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का लूप ऑफ फिनले शॉर्ट होता है, ये एक्सटेंट होता है ओनली वेरी लिटिल इनटू मेडुला, है ना, मेडुला में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। और जो कुछ नेफ्रॉन्स होते हैं सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ठीक है, इन सम ऑफ द नेफ्रॉन्स, कुछ नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं जिसका लूप ऑफ फिनले वेरी लॉन्ग होता है। ऐसे नेफ्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। इसको क्या बोलते हैं, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स बोलते हैं, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स बोलते हैं इसको। ठीक है, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जिसका लूप ऑफ इनले लंबा है, यही बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट कराते हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होता है वो हमारी बॉडी में वाटर के कंजर्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जिसका लूप ऑफ इनले लंबा है, ठीक है, वासा रेक्टा है जिसमें, वो क्या होगा, जो कि मेडुला रीजन पे पाया जा रहा है, वो नेफ्रॉन्स क्या कराएंगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म का हेल्प कराएंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। काउंटर करंट मैकेनिज्म में लूप ऑफ इनले वासा रेक्टा पार्टिसिपेट करते हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों पॉसिबल है, क्योंकि वासा रेक्टा लूप ऑफ इनले प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट है, पास पास प्रेजेंट है, इस वजह से बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म इसके बीच में होता है। ठीक है, जो एफरेंट आर्टरियोल्स होता है ये इमर्ज होता है, एक ग्लोमेरुलस से निकलता है और एक फाइन कैपिलरी का नेटवर्क बना देता है अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल्स। ये रीनल ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ एक फाइन कैपिलरी का नेटवर्क बना देता है। इस कैपिलरी के नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं, है ना। पेरी, पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब के चारों तरफ, कैपिलरी मतलब कैपिलरी का नेटवर्क जो है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं। एक माइन्यूट वेसल्स होती है नेटवर्क की, वो रन करती है पैरेलल टू द लूप ऑफ फेनले और एक फॉर्म करती यू शेप जिसका नाम क्या है, वासा रेक्टा। वासा रेक्टा यू शेप है और जो लूप ऑफ फेनले होता है वो कैसा होता है, हेयर पिन शेप होता है। इस बात को आप याद रखना। वासा रेक्टा होता है अब्सेंट होता है या फिर हाईली कॉल्ड, हाईली रिड्यूस होता है किसमें, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में। इस बात को याद रखना कि वासा रेक्टा जो होता है या तो अब्सेंट होगा या तो हाईली रिड्यूस होगा, कहाँ पे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में। ये कहाँ पे पाया जाएगा, वेल डेवलप्ड जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में पाया जाएगा। एक एक लाइन बेटा आपको समझ आ रही होगी। चलो, अब अगर हम लोग बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन की, कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, तो यूरिन फॉर्मेशन जो होता है इसमें तीन मेन पर्पज प्रोसेस होते हैं। पहला क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है। पहले तो ब्लड को फिल्टर किया जाएगा, ग्लोमेरुलस की हेल्प से ब्लड को फिल्टर किया जाएगा। उसके बाद क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, चीजों को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, जो हमारी जरूरत की चीजें उसको रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज दिया जाएगा। और जो ब्लड से कुछ हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, कुछ आयंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसको क्या करना होता है, उसको एक्सक्रीट आउट करना होता है, मतलब सिक्रीशन करना होता है हमारे ब्लड में। ठीक है, मतलब ब्लड, देखो हमारे ब्लड से चीजें जाएंगी, उनका एब्जॉर्प्शन होगा, रीनल ट्यूब्यूल से चीजें जाएंगी, वो क्या होगा, रीनल ट्यूब्यूल से चीजें ब्लड में गई, उसका मतलब है वो एब्जॉर्प्शन हुआ। अब ब्लड से चीजें रीनल ट्यूब्यूल्स में आ रही हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स में आके वो आगे चल के यूरिन में चली जाएंगी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्रीशन बोलेंगे। ठीक है, आई होप कि चीजें समझ आ गई होंगी। ये जो होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं नेफ्रॉन्स के। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का, इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड का, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है इसमें। ठीक है, जो कि कैरिड आउट होता है, विच कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। जो ग्लोमेरुलस के द्वारा हो रहा है इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलेंगे। अब इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं हमारे वोमेन कैप्सूल करते हैं, ग्लोमेरुलस और वोमेन कैप्सूल मिल जाता है तो मेलपिगियन बॉडी बोलते हैं। इस को हम लोग बोलते हैं रीनल कॉर्पकल्स, है ना, दो नाम होते हैं, इस बात को याद रखना। अगर ऑन एवरेज की बात करें, ऑन एवरेज जो होता है 1100 से 1200 जो ml ब्लड होता है ये फिल्टर होता है किडनी से पर मिनट। ठीक है, जो कि बेटा कंस्टिट्यूट होता है रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पंप बाय द ईच वेंट्रिकल। ठीक है, ईच वेंट्रिकल से
जो पंप होता है पर मिनट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। जो हमारे कार्डियक आउटपुट का 1/5 जो होता है वो यहाँ पे 1100 से 1200 ml किडनी के द्वारा फिल्टर किया जाता है। ठीक है, अब जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस कैपिलरी ब्लड प्रेशर जो होता है, ग्लोमेरुलस की ब्लड की कैपिलरी का जो प्रेशर होता है, ये फिल्ट्रेशन कराता है ब्लड का विद द हेल्प ऑफ 3 लेयर्स। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? एक तो क्या होती है, एंडोथेलियम होती है ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स की। एंडोथेलियम क्या होगी, ब्लड एंडोथेलियम क्या होगी, एंडो का मतलब अंदर होता है, जो ग्लोमेरुलस होते हैं उसकी जो ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर जो पाया जा रहा है उसको एंडोथेलियम बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इपिथेलियम होता है वोमेन कैप्सूल का, क्योंकि देखो ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस टॉप कैपिलरी है जो कि इसमें वोमेन कैप्सूल पे रखा है, तो इसके अंदर वाली जो लेयर होगी एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स ग्लोमेरुलस की, और वोमेन कैप्सूल का ये ऊपर वाला है तो इपिथेलियम ऑफ द वोमेन कैप्सूल। इपिथेलियम ऑफ द वोमेन कैप्सूल में बेटा फेनेस्ट्रा पाए जाते हैं, स्लिट पोर्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, वोमेन कैप्सूल की क्या होगी, इपिथेलियम होगी, और इन दोनों के बीच में क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, तो 3 लेयर्स होगी। जो इपिथेलियल सेल्स होती हैं वोमेन कैप्सूल की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स बोलते हैं। पोडोसाइट जो होते हैं बेटा एक इंट्रिकेट मैनर पे अरेंज होते हैं। इंट्रिकेट मैनर पे अरेंज होने का मतलब है जैसे ऐसे, जैसे ये हमारे हैं उंगलियां ऐसे अरेंज होगी, तो छोटे छोटे आपको इसमें क्या दिख रहे होंगे, छेद दिख रहे होंगे, छोटे छोटे छेद दिख रहे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं फेनेस्ट्रा या स्लिट पोर। ठीक है, फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं, इसी को फेनेस्ट्रा बोलते हैं, इसी को हम लोग स्लिट पोर बोलते हैं। फेनेस्ट्रा, स्लिट पोर और फिल्ट्रेशन स्लिट, जो कि वोमेन कैप्सूल की इपिथेलियम की सेल इंट्रिकेट मैनर पे अरेंज हो जाती हैं और छोटे छोटे स्मॉल से होल ये क्रिएट करती है, जिसको हम लोग स्लिट पोर बोलते हैं। माइन्यूट स्पेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लिट पोर बोलते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं। ब्लड जो होता है, ब्लड इज फिल्टर इज सो फाइनली थ्रू दिस मेम्ब्रेन, इन मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड फिल्टर हो जाता है। ऑलमोस्ट ऑल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा, ज्यादा मतलब मोस्ट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा जो होता है इससे फिल्टर्ड हो जाता है, एक्सेप्ट प्रोटीन्स। प्रोटीन इससे बेटा पास नहीं हो पाती है, क्योंकि प्रोटीन्स कैसी हैं, बड़ी हैं, बड़ी साइज में, इनके जो पोर है वो छोटे हैं। ठीक है, इसके ल्यूमेन में पास नहीं हो पाते हैं वोमेन कैप्सूल के। और क्या होता है, हमारा ब्लड नहीं आता है, ब्लड आरबीसी वगैरह भी इससे पास नहीं होती है। अगर आरबीसी सपोज पास हो रही तो इसका मतलब है कि हमारे ग्लोमेरुलस में इन्फेक्शन हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, वो इन्फेक्शन के केस में क्या होता है, यूरिन में ब्लड आ गया, हिमेचूरिया, यूरिन में ब्लड आ गया, अब नॉर्मल कंडीशन है बेटा, नॉर्मल कंडीशन में यूरिन में ब्लड नहीं आता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में यूरिन में ब्लड नहीं आता है, नॉर्मल कंडीशन में यूरिन में प्रोटीन्स नहीं आते हैं, ग्लूकोज नहीं आता है। ठीक है, ग्लूकोज आ गया मतलब डायबिटीज मेलाइटस बेटा, अब नॉर्मल कंडीशन हो गई। अब क्या है, देयरफॉर इट इज द कंसीडर एज द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है इसलिए इसको क्या बोला गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला गया। ठीक है, 3 लेयर की दौरा हो रहा है, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरी, इसके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन और इपिथेलियम ऑफ द वोमेन कैप्सूल। इपिथेलियम ऑफ द वोमेन कैप्सूल इंटीग्रेट मैनर पे अरेंज हो गई और जिसकी वजह से छोटे छोटे पोर आए, स्लिट बने, इसको हम लोग क्या बोले, फिल्ट्रेशन स्लिट बोले या स्लिट पोर बोले, इसी का नाम मैंने बताया फेनेस्ट्रा। ठीक है, चलो अब द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट, जो अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट होता है फॉर्म होता है बाय किडनी पर मिनट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएफआर बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, जो बेटा रेट होता है वो हम लोग पर मिनट कंसीडर करते हैं, याद रखना 1 मिनट में हम लोग पर मिनट कंसीडर करेंगे, वो क्या होगा, हमारा रेट होगा। जीएफआर जो होता है एक हेल्दी इंडिविजुअल का अप्रोक्सीमेट कितना होता है, एक तो 25 ml है ना, 125 ml पर मिनट होता है, और अगर पर डे की बात करेंगे तो 180 लीटर हो जाएगा पर मिनट। अगर आपसे रेट की बात करेगा, रेट कितना होता है, 125 ml पर मिनट होता है। अगर अमाउंट की बात करेगा तो 180 लीटर पर डे जो होता है जीएफआर, उतना अमाउंट फिल्टर होता है। ठीक है, किडनी में क्या होता है, एक बिल्ड मैकेनिज्म होता है फॉर रेगुलेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। किडनी के पास क्या है, जीएफआर को मेंटेन करने का एक इनबिल्ड मैकेनिज्म होता है। ठीक है, इनबिल्ड मैकेनिज्म है जीएफआर को मेंटेन करने का। वन सच इफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय जस्टा ग्लोमेरुलस apparatus, है ना। जो जस्टा ग्लोमेरुलस apparatus होता है, जिसको हम लोग जेजीए बोलते हैं, जेजीए बनता बेसिकली कैसे, जेजीए जो है एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन होता है, एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है जो कि कैसे होता है, फॉर्म बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन। सेल का मॉडिफिकेशन हो गया, किसकी सेल का मॉडिफिकेशन हो गया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की और एफरेंट आर्टरियोल्स, है ना, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और एफरेंट आर्टरियोल्स जहां पे कांटेक्ट करते हैं, वहां पे क्या बनता है, जेजीए बनता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और
एफरेंट आर्टरियोल्स आपस में जहाँ पे कांटेक्ट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेजीए बोलेंगे। एक स्पेशल सेंसरी एरिया होता है। सेंसरी एरिया मतलब ये चीजों को सेंसेशन करेगा। जैसे जीएफआर कम होगा तो जेजीए अपरेटस में कुछ चेंजमेंट आएंगे और ये क्या करेगा, जीएफआर को नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे ही फॉल हुआ जीएफआर, ये एक्टिवेट हो गई। जेजीए अपरेटस में कौन सी सेल पाई जा रही है बेटा, जेजी सेल पाई जा रही है, जस्टाग्लोमेरुलस की सेल पाई जा रही है। ये क्या करेंगी, ये रिलीज करती है रेनिन को। ये क्या करेंगे, रेनिन को रिलीज करेंगे। रेनिन क्या है, रेनिन क्या है, रेनिन क्या है बेटा, ये हार्मोन है। रेनिन क्या है, ये हार्मोन है। रेनिन, रेनिन क्या है, ये हार्मोन है। हार्मोन है। ये कहाँ से रिलीज होता है, ये भी लिख लो, रिलीज बाई, रिलीज बाई जेजी सेल, जेजी सेल ऑफ जेजीए apparatus, जेजीए apparatus। जेजीए apparatus की जो जेजी सेल होंगी वो क्या करेंगी, रेनिन को रिलीज करेंगी। ये क्या कराएगा, जीएफआर को नॉर्मल कराने का काम करेगा। ठीक है, विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो, ये ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा। ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो बेटा ज्यादा से ज्यादा ब्लड फिल्टर होगा, ज्यादा से ज्यादा ब्लड फिल्टर होगा तो क्या होगा, जीएफआर नॉर्मल हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, जीएफआर नॉर्मल हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे ए कंपोजिशन ऑफ, सॉरी, ए कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे। पर डे जो होता है 180 लीटर जो होता है फिल्ट्रेट फॉर्म होता है। तो क्या बेटा हम लोग 180 लीटर यूरिन करते हैं, नहीं करते हैं। 180 लीटर हम यूरिन नहीं करते हैं तो बाकी का बाकी अमाउंट गया कहाँ भाई, फिल्ट्रेट तो 180 लीटर बन रहा है, किडनी हमारा फिल्टर कर रहा है 180 पर डे। अमाउंट की बात करी थी मैंने कि इसका जो रेट होता है 125 ml पर मिनट होता है, 125 ml पर मिनट होता है। ये क्या है बेटा, रेट है। ये रेट है किसका, जीएफआर का रेट है। 1 मिनट इतने ml को फिल्टर करता है। बट अगर वहीं पे हम लोग अमाउंट की बात करेंगे, अमाउंट की बात करेंगे तो अमाउंट तो हो गया 180 लीटर। तो क्या 180 लीटर पर डे ये बन रहा है, पर डे बन रहा है। तो क्या एक दिन में आप 180 लीटर यूरिन करते हैं, नहीं करते हैं। यूरिन कितना करते हैं, 1 से 1.5 लीटर करते हैं। ये क्या हुआ, यूरिन हुआ। ये क्या हुआ, यूरिन हुआ। इस यूरिन में से 25 से 30 ग्राम बेटा क्या होता है, यूरिया होता है। ये क्या है, 25 से 30 ग्राम क्या हुआ, यूरिया हुआ। तो सपोज बाकी का गया कहाँ गया, क्योंकि ये जो फिल्ट्रेट बना, फिल्ट्रेट में क्या है बेटा, वाटर है, पानी है। पानी हमारे जिंदगी के लिए जरूरी है ना, हमें जीने के लिए पानी जरूरी है। अगर पानी हमारी बॉडी से निकल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो 180 लीटर जो बना, इसका 99.9% क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी की जो नेफ्रॉन्स है इसके रीनल ट्यूब्यूल्स में। बाकी का जो बचा एक्सेस अमाउंट ऑफ जो वाटर है बॉडी से, उसको यूरिन के फॉर्म में बाहर किया जाता है। और इस यूरिन में हमारी बॉडी से सिक्रीट किए गए जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो इसमें आते हैं, जैसे यूरिया हो गया, है ना, एक्सेस मात्रा में पोटेशियम आयन वगैरह हो गया। जो जितनी चीजें एक्सेस में होंगी, हार्मफुल होंगी, वो फिल्ट्रेट में डाल दी जाएंगी। और जब फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है तब इसको हम लोग नाम देते हैं यूरिन। जब तक कलेक्टिंग डक्ट में नहीं आएगा तब तक इसको हम लोग फिल्ट्रेट बोलेंगे। जैसे ही फिल्ट्रेट फिल्टर होके कलेक्टिंग डक्ट में आ गया तो इसको हम लोग यूरिन नाम दे देते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको। चलिए अब यहाँ पे ये देखते हैं। ठीक है, हाँ, ये तो डेट्स रिलीज यूरिन जो होती है 1 से 1.5 लीटर होती है। तो नियरली बेटा 99% जो होता है फिल्ट्रेट, 99% जो फिल्ट्रेट होता है ये रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। पहला प्रोसेस क्या था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रीअब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल्स होती हैं इन डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स की ये एक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है। ये रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है। एक्टिव का मतलब है बेटा यहाँ पे एटीपी का यूज होगा, एनर्जी यूज होगी। पैसिव का मतलब होता है कि यहाँ पे एनर्जी का यूज नहीं होगा, यहाँ पे एनर्जी यूज नहीं होगी। ठीक है, तो पैसिव हो सकता है। जैसे एग्जांपल की बात कर रहा है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, सोडियम हो गया। ये जो होते हैं इन द फिल्ट्रेट, ये रीअब्जॉर्ब करे जाते हैं एक्टिवली। जो यार हमें हमारे बॉडी के लिए जरूरी होता है ना, जिसकी ज्यादा जरूरत होती है उसको हम लोग पैसे दे के खरीद लेते हैं ना यार, कि अपन को, मेरे को खाना चाहिए भाई, मेरे को 4 रोटी चाहिए, है ना, अपन को रोटी चाहिए तो रोटी को हम लोग खरीद लेंगे यार, है ना। अपन को प्रोटीन चाहिए भाई,
सप्लीमेंट बॉडी बनाने के लिए हम खरीद लेंगे यार पैसे देके। सोडियम चाहिए भाई हमारी बॉडी में ऑस्मोरेगुलेशन कराने के लिए, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए, तो हम इसको खरीद लेंगे, पैसे देके खरीद रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं। जबकि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी में, नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिया, यूरिया को हम लोग थोड़ी ना बचाएंगे अपनी बॉडी में, एनर्जी क्यों लगाएंगे भाई, यूरिया तो हमारे लिए हार्मफुल है, इसको बॉडी से बाहर कराएंगे ना। तो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं कुछ मात्रा में क्या होते हैं, ये पैसिवली रीअब्जॉर्ब करे जाते हैं क्योंकि हमको ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना है, बट इसको हम एनर्जी दे के नहीं करते हैं, है ना। पार्सली रिमूवल होता है हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे पैसिवली ट्रांसपोर्ट होता है। रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वाटर का पैसिवली होता है, ठीक है, इन इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन्स, इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन्स ये पैसिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है। बाकी ग्लूकोज हो गया, सोडियम हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, इसका हम लोग एक्टिवली अब्जॉर्ब कराते हैं। पैसिवली हम लोग ट्रांसपोर्ट कराते हैं किसका, यूरिया का। और हम लोग वाटर का भी पैसिवली कुछ सेगमेंट्स जो होते हैं इनिशियल सेगमेंट और नेफ्रॉन्स में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन ट्यूबुलर जो सेल्स होती हैं कुछ चीजों को सिक्रीट करती हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, मतलब सिक्रीशन की बात कर रहे हैं। कुछ सब्सटेंस को सिक्रीट करती हैं, जैसे हाइड्रोजन आयन हो गया। हाइड्रोजन आयन अगर हमारे बॉडी में ज्यादा है, हमारे बॉडी के फ्लूइड्स में ज्यादा है, तो बेटा एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्लड में हाइड्रोजन आयन बढ़ गया तो हमारे ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं होने देगा, ब्लड का पीएच चेंज कर देगा, ठीक है। और जैसे पोटेशियम आयन हो गया, कुछ अमोनिया हो गया, ये फिल्ट्रेट में डाले जाते हैं, सिक्रीट किए जाते हैं, है ना। ब्लड से कहाँ पे डाले जाएंगे, ट्यूब्यूल्स में डाले जाएंगे, फिल्ट्रेट में डाले जाएंगे ताकि ये यूरिन से बाहर निकल जाए, ठीक है। ट्यूबुलर सिक्रीशन जो होता है ये भी एक क्या है, इंपॉर्टेंट स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का। ट्यूबुलर सिक्रीशन नहीं होगा तो बेटा हमारी बॉडी में बिल्डअप होते चले जाएंगे ये हार्मफुल सब्सटेंस, हाइड्रोजन बिल्डअप हो जाएगा, पोटेशियम बहुत मात्रा में बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होगी, हैम्पर होगी, ठीक है। ये हेल्प कराते हैं मेंटेन करने में आयनिक और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कराने में। ये सिक्रीशन वाला भी प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है। पहला प्रोसेस क्या था, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा क्या था रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा क्या था सिक्रीशन। रीअब्जॉर्प्शन में चीजों को हम लोग फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी में ले जा रहे थे, जैसे सोडियम, अमीनो एसिड और ग्लूकोज का हम लोग एक्टिवली एब्जॉर्प्शन करा रहे थे। यूरिया का पार्सली हम लोग ट्रांसपोर्ट कराते हैं ताकि हमको ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना होता है, ठीक है। पैसिवली होता है ये। वाटर का इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन में पैसिवली एब्जॉर्प्शन होता है। सिक्रीशन हम लोग हाइड्रोजन और एच आयन का कराते हैं अपने ब्लड से ट्यूब्यूल्स में, ताकि ये यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल जाए, क्योंकि ये हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में जरूरी नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स की बात करेंगे। फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है, पीसीटी जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होते हैं, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम होते हैं। सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम वो भी कैसे होते हैं, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होते हैं। अब मैंने जब आपको पढ़ाया था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, मैंने वहां पे बताया था एपिथेलियम, अलग अलग एपिथेलियम के बारे में बताया था, कौन सा क्यूबाइडल है, कौन सा कॉलमनर है, उसके बारे में बताया था। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम था, क्यूबाइडल और कॉलमनर का ही मॉडिफिकेशन हो रहा था। तो यहाँ पे क्यूबाइडल है, क्यूबाइडल में ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है, ब्रश बॉर्डर मतलब यहाँ पे माइक्रोविलाई पाई जाएंगी, ठीक है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम बेटा रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन जो होता है नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट का रीअब्जॉर्प्शन जो होता है इसी पीसीटी में होता है। 70 से 80% जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और वाटर होता है ये रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है इस सेगमेंट्स में। 70 से 80% इस सेगमेंट्स में क्या हुआ, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, क्योंकि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। पीसीटी ये हेल्प कराता है, मेंटेन करता है क्या, पीएच बैलेंस, ठीक है, और आयनिक बैलेंस को मेंटेन कराने में हेल्प कराता है बॉडी फ्लूइड्स में, ठीक है, बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन का सिलेक्टिव सिक्रीशन कराता है ना, सिलेक्टिव सिक्रीशन कराता है। और अमोनिया का इनटू फिल्ट्रेट, ठीक है। सिलेक्टिव सिक्रीशन किसका कराता है, हाइड्रोजन आयन का, अमोनिया का फिल्ट्रेट में। सिक्रीशन मतलब क्या है बेटा, ब्लड से चीजें फिल्ट्रेट में डाली जाएंगी, मतलब जो क्या है हमारा जो फिल्ट्रेट आया है फिल्टर होके प्लाज्मा वाला कंटेंट, ब्लड से चीजें उसमें डाली जाएंगी। तो ये पीसीटी क्या कराता है, हाइड्रोजन आयन को सिलेक्टिवली फिल्ट्रेट में डालता है, ठीक है, और अमोनिया को डालता है, क्योंकि अमोनिया हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है यार, ठीक है, टॉक्सिक है, इसको क्या करना है, बॉडी से बाहर करना है। बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट, है ना, बाइकार्बोनेट का क्या कराता है, फिल्ट्रेट से एब्जॉर्प्शन करा लेता है, और फिल्ट्रेट में क्या क्या डाल देता है, ये पोटेशियम हाइड्रोजन को डाल देता है और अमोनिया को डाल देता है। अगर हम लोग लूप ऑफ हेनले की बात करेंगे, लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन जो होता है बेटा मिनिमम होता है। जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, दो पार्ट थे, असेंडिंग था एक डिसेंडिंग था। जो असेंडिंग मतलब ऊपर वाला जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये रीजन क्या होता है, जो रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम, है ना, रीअब्जॉर्प्शन जो है मिनिमम है कहाँ पे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, याद रखना।
जबकि रीजन ये जो लूप ऑफ हेनले होता है, दिस रीजन प्ले सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है मेंटेन ऑफ द हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। कहाँ पे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए लूप ऑफ हेनले रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि काउंटर करंट मैकेनिज्म में बेटा लूप ऑफ हेनले पार्टिसिपेट करता है, वासा रेक्टा पार्टिसिपेट करता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म का काम होता है हमारी बॉडी में यूरिन को कंसंट्रेट करके बॉडी से बाहर भेजना। हमारी इनिशियल फिल्ट्रेट का 4 टाइम यूरिन जो होती है वो कंसंट्रेट होकर बॉडी से बाहर जाती है। 4 टाइम क्यों कंसंट्रेट हुई? ताकि वाटर को रिअब्जॉर्ब कर लिया गया। वाटर हमारी बॉडी में बेटा बहुत जरूरी है, ठीक है। जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है, ये किसके लिए परमेबल होता है? वाटर के लिए परमेबल होता है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो नीचे जा रहा है, ये किसके लिए परमेबल है? यहाँ से वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, डिसेंडिंग वाले से क्या होगा? वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, बट ऑलमोस्ट इम्परमेबल किसके लिए होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इलेक्ट्रोलाइट्स की परमेबिलिटी असेंडिंग में देखने को मिलेगी। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब कराएगा, मतलब रीअब्जॉर्ब करेगा, और डिसेंडिंग वाला क्या करेगा? वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब वाटर बेटा डिसेंडिंग वाले से निकल गया, तो वाटर जहां से निकल जाता है तो वहां से चीजें कंसंट्रेट हो जाती है। तो कंसंट्रेटेड जो फिल्ट्रेट है, ये इसको हम लोग नीचे भेजा जाएगा, ठीक है, मतलब और नीचे आएगा। फिर जो असेंडिंग जो लिम्ब होता है, ये इम्परमेबल होता है वाटर के लिए, बट अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली। इलेक्ट्रोलाइट्स का ट्रांसपोर्ट कराता है क्या? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। देयरफॉर जो कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट था, इसको आगे भेजा जाएगा। आगे भेज के इट गेट डाइल्यूटेड ड्यू टू पासेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रोलाइट निकाल दी गई है, ठीक है, टू द मेडुलरी फ्लूइड्स, ठीक है। मेडुलरी फ्लूइड से क्या हो गया? बेसिकली ये डाइल्यूटेड हो गया, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट को निकाल दिया गया है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम लोग डिजिटल कन्वर्टर ट्यूबुल्स। डिजिटल कन्वर्टर ट्यूबुल को हम लोग डीसीटी बोलते हैं। डीसीटी में क्या होता है यार? रीअब्जॉर्प्शन होता है, बट कैसा रीअब्जॉर्प्शन होता है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। जहां पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन की बात करें, ऑप्शन में डीसीटी दिया हो तो आप उसको टिक कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। किसका किसका कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराता है? सोडियम का कराता है, वाटर का कराता है, ठीक है। इस सेगमेंट्स में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन जो होता है सोडियम का होता है और वाटर का होता है। कहाँ पे बेटा? डीसीटी में। डीसीटी आल्सो कैपेबल होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा था? बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन हमारे पीसीटी में भी हो रहा था, डीसीटी में भी हो रहा था। बट पीसीटी में बेटा जो सिलेक्टिव सिक्रीशन हो रहा था वो किसका हो रहा था? हाइड्रोजन आयन का हो रहा था, और किसका हो रहा था? अमोनिया का हो रहा था। जबकि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन जो हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है? सोडियम का हो रहा है और वाटर का हो रहा है हमारे डिजिटल कन्वर्टर ट्यूबुल्स में, ठीक है। ये रीअब्जॉर्प्शन बाइकार्बोनेट का भी कराता है। एंड सिलेक्टिव सिक्रीट करता है क्या? हाइड्रोजन आयन, ठीक है। हाइड्रोजन आयन को सिक्रीट कर रहा है और पोटेशियम आयन को सिक्रीट कर रहा है। हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन को सिक्रीट कर रहा है। एंड अमोनिया को, NH3 अमोनिया को, ठीक है, टू मेंटेन पीएच और सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड। ये सोडियम पोटेशियम बैलेंस मेंटेन कराता है। डीसीटी में क्या क्या सिक्रीट हो रहा है? सिक्रीट क्या क्या हो रहा है? सिलेक्टिव सिक्रीशन क्या हो रहा है बेटा? इसमें हाइड्रोजन आयन का हो रहा है, पोटेशियम आयन का हो रहा है, अमोनिया का हो रहा है। पीएच मेंटेन कराने के लिए, सोडियम पोटेशियम बैलेंस मेंटेन कराने के लिए ऐसा प्रोसेस होता है। सिलेक्टिव रिअब्जॉर्प्शन की बात कर लेगा तो ये हमारा डीसीटी होता है। अब आपको ये पार्ट बताया गया, ये वाला बाहर वाला क्या है? कॉर्टेक्स है। बाहर वाला क्या है? कॉर्टेक्स है। अंदर वाला क्या है? मेडुला होता है। बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। कॉर्टेक्स रीजन में हमारा मैलपिजियन कॉर्पिकल्स पाया जा रहा था, पीसीटी पाया जा रहा था, और क्या पाया जा रहा था? डीसीटी पाया जा रहा था। मेडुला वाले में लूप ऑफ हेनले पाया जाता है और वासा रेक्टा पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो अंदर है कॉर्टेक्स, ठीक है, तो ये प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूबुल्स, ये जो प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूबुल्स है, ये जो अंदर की तरफ चीजें जा रही है बेटा, अंदर की तरफ जो एरो बन रहा है, इसका मतलब ये ब्लड में जा रही है। ये क्या जा रही है? ब्लड में जा रही है। ये क्या है? फिल्ट्रेट है। इधर क्या है? फिल्ट्रेट है। फिल्ट्रेट से चीजें, ये फिल्ट्रेट से, ठीक है, हाँ, ये देखो, ये इसके अंदर क्या है? ये क्या है? ये फिल्ट्रेट जा रहा है। अब ये इधर चीजें, यहाँ पे बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन सोडियम को और सोडियम क्लोराइड को हो रहा है, वाटर को हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे पोटेशियम का भी दिखाया गया है, ठीक है। अमोनिया को ट्यूबुल्स में डाला जा रहा है, सिक्रीट किया जा रहा है, और किसको? हाइड्रोजन आयन को सिक्रीट किया जा रहा है। सिलेक्टिव सिक्रीशन जो होता पीसीटी में किसका था? किसका था? हाइड्रोजन का था, और किसका था? अमोनिया का था। यहाँ से चीजें रीअब्जॉर्ब क्या क्या हो रही है? बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, H2O, न्यूट्रिएंट और पोटेशियम, ठीक है। डीसीटी की बात करें, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ये डिसेंडिंग पीसीटी के बाद क्या आया? ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले आया। यहाँ से वाटर बेटा, ये जो है
ये क्या है, ब्लड है ना। बॉडी फ्लूइड की बात कर रहा है यहाँ पे, क्या है, बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड, ठीक है। ये बॉडी फ्लूइड में वाटर जा रहा है। इसके बाद क्या हुआ, ये कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया कुछ भेज दी जाती है इंटरस्टिशियल स्पेस में, ताकि ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किया जा सके। यूरिया कहाँ से निकल रही है, कलेक्टिंग डक्ट से आ रही है, कहाँ पे, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ रही है ताकि ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पे जो थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लूप ऑफ इनलेट था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रोलाइट्स तो एब्जॉर्ब हो रहा ही था, मतलब सोडियम क्लोराइड एब्जॉर्ब हो रहा है, और क्या हो रहा है, ये यहाँ पे भी हो रहा है। थिक सेगमेंट जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले का है, यहाँ पे बेसिकली सोल्यूट का एब्जॉर्प्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। अब यहाँ पे हम लोग डीसीटी की बात करेंगे, डिजिटल कॉन्वर्टेड ट्यूबल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, NaCl का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का हो रहा है, बाइकार्बोनेट का हो रहा है, और सिक्रीशन किसका किसका हो रहा है ट्यूबल्स में, ट्यूबल्स में सिक्रीशन हो रहा है हाइड्रोजन आयन का और पोटेशियम आयन का, क्योंकि डीसीटी में पोटेशियम आयन को ब्लड से कहाँ पे डाला जाता है, ट्यूबल्स में डाला जाता है, और एच आयन को भी डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, मैंने आपको बताया कि एच आयन जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज करा सकता है, हमारे ब्लड का पीएच चेंज कर सकता है, ठीक है। ये कलेक्टिंग डक्ट से क्या होता है, कुछ मात्रा में वाटर भी रिएब्जॉर्ब हो रहा है। जो ट्यूबल्स की तरफ एयर हो जा रही है, इसका मतलब है ये सिक्रीशन हो रहा है, जो इसके बाहर जा रही है, ये बाहर जा रही है, इसका मतलब ये बॉडी के फ्लूइड्स में जा रही है, ठीक है। चलो, इतना ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कलेक्टिंग डक्ट की, कि कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है। दिस इज अ लॉन्ग डक्ट, ये क्या है, एक लंबी सी डक्ट होती है जो कि एक्सटेंड होती है फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू इनर पार्ट ऑफ द मिडुला। कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी से इनर पार्ट ऑफ द मिडुला तक ये एक्सटेंड होती है। एक्सटेंड का मतलब होता है बेटा फैली हुई होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ जो वाटर होता है कुड बी रीअब्जॉर्ब, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है फ्रॉम दिस सेगमेंट प्रोड्यूस ए कंसंट्रेटेड यूरिन। और लार्ज सेगमेंट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जब रिब्जॉर्ब हो जाएगा तो यूरिन कैसी हो जाएगी, कंसंट्रेट हो जाएगी। हमको कंसंट्रेट यूरिन ही करना है, ठीक है। दिस सेगमेंट अलाउ पासेस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ द यूरिया इनटू द मिडलरी इंटरस्टिशियम। ये मिडलरी इंटरस्टिशियम में क्या होता है कि ये यूरिया को लाने का काम कराती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ, है ना, स्मॉल अमाउंट बोला है यहाँ पे, अगर लार्ज अमाउंट कर देगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। स्मॉल अमाउंट क्यों करता है, क्योंकि हमको क्या करना है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना है, ऑस्मोलर ग्रेडियंट को बना के रखना है, इस वजह से यहाँ पे यूरिया आती है। इट आल्सो प्ले रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द पीएच, ये पीएच के मेंटेनेंस में भी हेल्प कराता है। आयनिक बैलेंस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड का आयनिक बैलेंस मेंटेन कराता है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्टिव सिक्रीशन किसका होता है, एच आयन का होता है और पोटेशियम आयन का होता है कलेक्टिंग डक्ट में। अब यहाँ पे क्या है, मैकेनिज्म ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन, मतलब मैकेनिज्म ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट का कंसंट्रेट करना है, ठीक है, फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करना है। इनिशियल फिल्ट्रेट जो होता है उसको 4 टाइम कंसंट्रेट करना है, तो ये कैसे होता है, इस मैकेनिज्म को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर करंट पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटर करंट पैटर्न बोलते हैं, क्योंकि लूप ऑफ हेनले और वासारेक्टा आपस में पास पास प्रेजेंट है, तो ऐसा होता है। मैमल्स के अंदर बेटा एबिलिटी होती है, हम लोग क्या मैमल्स हैं कि हम लोग प्रोड्यूस कर पाए, क्या प्रोड्यूस कर पाए, कंसंट्रेट यूरिन को प्रोड्यूस कर पाए, कंसंट्रेट यूरिन प्रोड्यूस कर पाते हैं। जो हेनले होता है, लूप ऑफ हेनले और वासारेक्टा होते हैं, इसमें सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण रोल प्ले करना, वासारेक्टा और लूप ऑफ हेनले काउंटर करंट मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज अपोजिट डायरेक्शन। लूप ऑफ हेनले में 2 लिम्ब है, एक असेंडिंग लिम्ब एक डिसेंडिंग लिम्ब। इसमें क्या है, असेंडिंग और डिसेंडिंग वाले अपोजिट डायरेक्शन में इसका फिल्ट्रेट का फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, काउंटर पैटर्न फॉर्म हो रहा है। काउंटर पैटर्न फॉर्म हो रहा है जो फॉलो करता है द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द 2 लिम्ब ऑफ द वासारेक्टा इज आल्सो काउंटर पैटर्न। देखो लूप ऑफ हेनले मैं ऐसे बताता हूँ, ये जो है, हाँ, ये डिसेंडिंग लिम्ब था और ये क्या था, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासारेक्टा था, सॉरी असेंडिंग, ये क्या था, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले था, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले था। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे, एक ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला दोनों अपोजिट में है ना, तो इधर से फिल्ट्रेट आएगा और इधर जाएगा, है ना, ऐसे जाके ऊपर जा रहा, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काउंटर पैटर्न में है। इसी तरह बेटा वासारेक्टा, वासारेक्टा का ये वाला देखो इधर है और एक ये इधर है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, काउंटर पैटर्न बन रहा है। काउंटर पैटर्न जो होता है इसमें हेल्प कराता है, ठीक है, काउंटर पैटर्न जो है इसमें हेल्प करा रहा है, जिसकी वजह से हमारी यूरिन कंसंट्रेट हो रही है।
अब ये ऐसा क्यों पॉसिबल है, क्योंकि प्रॉक्सिमिटी मतलब आपस में पास पास प्रेजेंट है कौन कौन से, लूप ऑफ हेनले और वासरेक्टा, लूप ऑफ हेनले और वासरेक्टा आपस में पास पास प्रेजेंट है, इस वजह से काउंटर करंट मैकेनिज्म हो रहा है। ओके, एज वेल एज काउंटर करंट हेल्प कराता है, हेल्प इन मेंटेनिंग इंक्रीज ऑस्मोलरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ऑस्मोलरिटी को इंक्रीज कर रहा है इनर इंटरस्टिशियम में, जैसे जैसे आप इनर इंटरस्टिशियम में जाएंगे ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होगी। जैसे कॉर्टेक्स में था फ्रॉम 300 ऑस्मोमोल से 300 ऑस्मोमोल कहाँ पे था, कॉर्टेक्स में था। ऑस्मोलरिटी मेंटेन करना मतलब वाटर को रिएब्जॉर्ब कर लेगा, कंसंट्रेट कर देगा, और ये अंदर साइड में कितना हो गया, 1200 ऑस्मोमोल्स हो गया इनर जो था मेडुला। ठीक है, कॉर्टेक्स में 300 ऑस्मोमोल, ठीक है 300 ऑस्मोमोल लीटर इनवर्स, और मेडुला में क्या हुआ 1200 हो गया, तो 300 से 1200 बेटा 4 टाइम कंसंट्रेट होगी हमारी यूरिन। ठीक है, दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज बाय द NaCl। ये जो ग्रेडियंट है कॉज करता है NaCl और यूरिया के द्वारा। तो यहाँ पे जो ऑस्मोलर ग्रेडियंट होता है वो NaCl और यूरिया के द्वारा कॉज होता है। तो यहाँ पे लिख लो ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट मेंटेन लिख लो या कॉज लिख दो, कॉज बाई, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं कौन कौन सा होता है, NaCl होता है और क्या होता है, यूरिया होता है, NaCl और यूरिया होता है, NaCl और यूरिया। ये यूरिया जो था कलेक्टिंग डक्ट से आ रही थी, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया आ रही थी ताकि ऑस्मोलरिटी को मेंटेन किया जा सके। ये समझ आ गया क्यों हुआ था वहां पे। ठीक है, जो NaCl जो होता है इज ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्यों NaCl को ट्रांसपोर्ट किया गया, क्योंकि NaCl बेटा सोल्यूट है। मैंने आपको बताया था जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है वो सिर्फ सोल्यूट के NaCl के इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल होता है। तो NaCl को इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जो कि एक्सचेंज होगा विच एक्सचेंज विथ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासारेक्टा, जो कि एक्सचेंज होगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासारेक्टा से। ठीक है, और फिर NaCl को रिटर्न कर लिया जाएगा इंटरस्टिशियम में बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द वासारेक्टा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक पैटर्न बन गया। ठीक है, काउंटर करंट पैटर्न बन गया। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ द जो यूरिया होती है ये भी इंटर हो जाती है थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले विच इज ट्रांसपोर्ट बैक इन द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग ट्यूबल्स। ये कलेक्टिंग ट्यूबल्स के द्वारा ये इसको इंटरस्टिशियम में भेज दिया जाता है। द above described transport of the substance facilitated by the स्पेशल अरेंजमेंट होता है किसका, लूप ऑफ हेनले का और वासारेक्टा का। इसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म है। इस काउंटर करंट मैकेनिज्म का मेन पर्पज है बेटा वाटर को कम मात्रा में बॉडी से बाहर जाने देना चाहिए। ठीक है, दिस मैकेनिज्म हेल्प इन द मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करता है इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। प्रेजेंस ऑफ द सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प कराता है इजी पासेज ऑफ द वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देयर बाई कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट। यूरिन फिल्ट्रेट कब बोलते हैं, फिल्ट्रेट जब कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाता है तो उसको हम लोग यूरिन नाम दे देते हैं। ह्यूमन किडनी में क्या होता है, कैन प्रोड्यूस करता है नियरली 4 टाइम, ह्यूमन किडनी 4 टाइम कंसंट्रेट करता है फिल्ट्रेट को, इनिशियल फिल्ट्रेट को 4 टाइम कंसंट्रेट कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि लूप ऑफ हेनले वासारेक्टा पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म में। काउंटर करंट मैकेनिज्म का मेन पर्पज है कि हमारी बॉडी से यूरिन को बहुत कंसंट्रेट करके भेजा जाए, 4 टाइम कंसंट्रेट करके भेजा जाए। क्योंकि कॉर्टेक्स रीजन में क्या था 300 ऑस्मोमोल पर लीटर इनवर्स था, जबकि मेडुला रीजन पे क्या था 1200 ऑस्मोमोल पर लीटर इनवर्स था। अब 300 से 1200 बेटा 4 टाइम हुआ, अगर 1200 ऑस्मोमोल 3 टाइम ऑस्मोमोल 100 ऑस्मोमोल जो था उतना जाता तो हमारी बॉडी से वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। आपको मैंने बताया था 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है पर डे, 180 लीटर यूरिन तो नहीं बनता ना, 99% जो होता है वो क्या होता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, यूरिन बनता है 1 से 1.5 लीटर, और 1 से 1.5 लीटर यूरिन में बेटा यूरिया होता है 25 से 30 ग्राम। हम लोग डेली बॉडी से बाहर यूरिया करते हैं 25 से 30 ग्राम। ठीक है, 25 to 30 ग्राम। चलो, ये आपको डायग्राम बताया गया है। ये एफरेंट आर्टरियोल्स जानते हैं आप, एफरेंट आर्टरियोल्स का डायमीटर ज्यादा होता है, एफरेंट आर्टरियोल्स का डायमीटर कम होता है। ऐसा क्यों होता है, ताकि एक यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट बन सके और फिल्ट्रेशन हो सके ग्लोमेरुलस में। ये वॉमेन कैप्सूल हो गया, ये ग्लोमेरुलस हो गया। वॉमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला के हम लोग मैलपिगियन बॉडी बोलते हैं या फिर रीनल कॉर्पिकल्स बोलते हैं। इसके बाद क्या हुआ, ये सारा का सारा हमारा पीसीटी हो गया। ये क्या है, पीसीटी हो गया। ये लूप ऑफ हेनले हो गया।
ठीक है। इसके बाद ये क्या हुआ, डीसीटी हो गया, ये क्या हुआ, कलेक्टिंग डक्ट हो गया। ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है, सीटी बोलते हैं इसको हम लोग, डीसीटी बोलते हैं इसको हम लोग एलओएच बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीसीटी बोलते हैं। ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पे जो कॉर्टेक्स रीजन है, ऑस्मोलैरिटी इसमें कितनी, कॉर्टेक्स रीजन पे बाहर, कॉर्टेक्स रीजन पे 300 ऑस्मोमोल लीटर इनवर्स है। और जैसे जैसे हम लोग मेडुला की तरफ आएंगे, अंदर की तरफ आएंगे, 300 से बेटा 1200 ऑस्मोमोल लीटर इनवर्स हो गया, तो 4 टाइम कंसंट्रेट हो गया। ठीक है, 300 ऑस्मोमोल हो गया। फिर आउटर मेडुला पे कितना हुआ, 600 ऑस्मोमोल हो गया। ठीक है, फिर धीरे धीरे ऐसे क्या हुआ, बढ़ता चला गया। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी क्या हुई, बढ़ती चली गई और हमारा यूरिन कंसंट्रेट हो गया। ठीक है, ये आप इतना याद रखना। चलो, अब रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन, किडनी के फंक्शन को कैसे रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, जो किडनी के फंक्शन होते हैं कैसे रेगुलेटेड होते हैं उसके बारे में देखते हैं। द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज इफिशियंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय द हार्मोनल फीडबैक, है ना। किडनी का जो रेगुलेशन का मैकेनिज्म होता है हार्मोनल फीडबैक के द्वारा होता है। हार्मोन्स हमारे पार्टिसिपेट करते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड से बनाए जाते हैं, ट्रांजिएंट अमाउंट में बनते हैं, बहुत कम मात्रा में बनते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने हार्मोन्स खा लिया तो हमको एनर्जी आ जाएगी, नहीं, हार्मोन्स बेटा खाने से एनर्जी नहीं आएगी, है ना। ये हार्मोन का फीडबैक मैकेनिज्म होता है। इसमें इन्वॉल्व हमारा क्या होता है, हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व होता है। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी जो ब्रेन है उसका पार्ट है। ठीक है, जेजीए सेल, जेजीए जेजीए अपरेटस जो होता है, जस्टाग्लोमेरुलस अपरेटस, ये कहाँ पे बना था, डीसीटी और एफरेंट आर्टरियोल्स के क्लोज एसोसिएशन जहाँ पे हुआ था वहाँ पे जेजीए बना था। जेजीए एक सेंसिटिव रीजन होता है, यहाँ से क्या निकलता है, रेनिन निकलता है, क्योंकि यहाँ पे जेजीए में जेजी सेल पाई जाती हैं, वो रेनिन निकालती हैं। रेनिन क्या कराता है, रेनिन कराता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कराता है। ठीक है, और फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कराने वाला हमारा एस इनहिबिटर होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, हाँ, एंड सर्टेन एक्सटेंट ऑफ द हार्ट, कुछ मात्रा में हमारा हार्ट भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। जैसे ऑस्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारी बॉडी के एक्टिवेट हो जाते हैं अगर हमारी बॉडी में कुछ भी ब्लड के वॉल्यूम में चेंजमेंट आएगा, बॉडी के फ्लूइड वॉल्यूम में चेंजमेंट आएगा, आयनिक कंसंट में चेंजमेंट आएगा, है ना। आयनिक कंसंट्रेशन में, ब्लड वॉल्यूम में, बॉडी के फ्लूइड में कुछ भी चेंजमेंट आएगा, हमारी बॉडी के ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। ऑस्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं बेटा हाइपोथैलेमस में होते हैं। ठीक है, ऑस्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं, ऑस्मो ऑस्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हाइपोथैलेमस में होते हैं, हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, इस बात को आप याद रखना, हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ भी चेंजमेंट आया, कुछ भी चेंजमेंट, क्या क्या चेंजमेंट आया, अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया, बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है, या फिर क्या कम हो गया, आयनिक कंसंट्रेशन में कुछ गड़बड़ी हुई। ठीक है, आयनिक कंसंट्रेशन में कुछ बेटा गड़बड़ी हुई। ठीक है, आयनिक कंसंट्रेशन में कुछ गड़बड़ी हुई, या फिर हमारी बॉडी से एक्सेसिव लॉस हो गया फ्लूइड। ठीक है, बॉडी एक्सेसिव लॉस हो जाएगा, मतलब हमारी बॉडी से फ्लूइड लॉस हो गया। सपोज गर्मी का समय चल रहा है, आपके पास पंखा नहीं है ना ही एसी है, आप ऐसी जगह पे फंस गए हैं जहाँ पे बेटा बहुत ज्यादा गर्मी है, और आपकी बॉडी में क्या है, जितना भी पानी है वो वाटर लॉस हो गया। आपकी यूरिन से भी वाटर लॉस हो रहा है, सिफ्टिंग के फॉर्म में वाटर लॉस हो रहा है, तो आपकी बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी। इस वाटर की कमी को भरपाई करने के लिए क्या होता है, हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर को बेटा कंजर्व कराना है। तभी इसीलिए बोला है कि बॉडी का ब्लड वॉल्यूम हो गया, फ्लूइड वॉल्यूम हो गया, या आयनिक कंसंट्रेशन में कुछ भी गड़बड़ी होगी, तो ये हमारी बॉडी से अगर एक्सेसिव लॉस फ्लूइड होगा बॉडी से, तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे, ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और स्टिमुलेट कर देंगे हाइपोथैलेमस को। ऑस्मो रिसेप्टर कहाँ पे पाए जा रहे हैं, हाइपोथैलेमस में पाए जा रहे हैं, क्योंकि भूख प्यास के लिए रिसेप्टर से जो प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टिमुलेट हो जाएगा हाइपोथैलेमस को और रिलीज करेंगे एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, एडीएच को रिलीज करेगा। एडीएच को हम लोग क्या बोलते हैं, एडीएच, एंटी एंटी डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं इसको हम लोग, एडीएच को। ठीक है,
एडीएच को। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? वेसोप्रेसिन। यहाँ पे लिखा भी गया है बेटा, वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन बोलते हैं इसको, ठीक है, वेसोप्रेसिन बोलते हैं। ये कहाँ से निकलता है? फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस का मतलब क्या होता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस बोल रहे हैं। इसको भी लिख लो, न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है, न्यूरोहाइपोफाइसिस से निकलता है। और एडीएच क्या कॉज कराता है? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूबिल्स। लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूबिल से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, ठीक है। लेटर पार्ट ऑफ द मतलब लास्ट वाला पार्ट जो होता है, कलेक्टिंग डक्ट हो गया, डीसीटी हो गया, वहां से क्या करेगा? वाटर को रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। देयर वाई प्रिवेंटिंग द डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब होता है कि हम लोग, डायूरेसिस का मतलब होता है हमारी बॉडी से यूरिन के फॉर्म में वाटर लॉस ज्यादा हो रहा है, डायूरेसिस, ठीक है। वाटर लॉस यूरिन के फॉर्म में ज्यादा होना, डायूरेसिस। अब यूरिन के फॉर्म में वाटर लॉस ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत है ना, हमारे पसीने से भी निकल रहा है पानी और यूरिन से भी निकल जाएगा, तो यूरिन को हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसको हम लोग डायूरेसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। एडीएच निकलेगा। एडीएच कहाँ से निकलेगा? हमारा न्यूरोहाइपोफाइसिस से निकलेगा। न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। जिसकी वजह से क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम, क्योंकि बॉडी का जो वॉल्यूम है फ्लूइड का, वाटर है ना, हमारी बॉडी में वाटर ही है तो है ना, क्योंकि ब्लड में क्या था? प्लाज्मा था। प्लाज्मा में से 90 से 92% वाटर है, तो हमारा ब्लड किससे बना है? पानी से बना है। हमारी बॉडी में पानी ही पानी है बेटा, ठीक है। और जैसे ही वाटर मतलब बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हो जाएंगे, ये स्विच हो जाएंगे, रिसेप्टर स्विच हो जाएंगे और सप्रेस हो जाएगा एडीएच का रिलीज, है ना। और ये कंप्लीट हो जाएगा बेटा फीडबैक। हमारी बॉडी में एडीएच कब निकलेगा? जब हमारी बॉडी से ऑस्मो रेगुलेशन होगा। ऑस्मो रिसेप्टर्स हमारे हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है। हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। जैसे ही ब्लड वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम और आयनिक कंसंट्रेशन में गड़बड़ी होगी, ये ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और हमारे न्यूरोहाइपोफाइसिस बोले तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच को निकालेंगे। एडीएच जो होता है, इसी को हम लोग वेसोप्रेसिन बोलते हैं, इसी को हम लोग एंटी डायबिटिक हार्मोन्स बोलते हैं। ये पोटेंट वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। जो एडीएच होता है कैन अफेक्ट करता है हमारे किडनी फंक्शन को, है ना, किडनी फंक्शन को अफेक्ट करता है। कैसे करता है? कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। कॉन्स्ट्रिक्ट इफेक्ट मतलब किसी चीज को पकड़ना, ऐसे दबा देना, ठीक है, जिसकी ऑन द ब्लड वेसल्स को दबा देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कराने का काम कराता है। इन इंक्रीज ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो बेटा इसका जीएफआर भी जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलस में ब्लड का फ्लो भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे काफी काम कर दिया इसने, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि ऑस्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम होगा, फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा, आयनिक कंसंट्रेशन में कुछ गड़बड़ी आएगी, तो ये क्या करेगा? हाइपोथैलेमस के ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। न्यूरोहाइपोफाइसिस से क्या निकालेंगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको बोलते हैं, वहां से एडीएच निकालेंगे। एडीएच क्या करेगा? डायूरेसिस को प्रिवेंट करेगा, मतलब डायूरेसिस यूरिन के फॉर्म में वाटर लॉस को रोकेगा, ज्यादा वाटर लॉस को रोकेगा, ठीक है। और क्या कराएगा? एडीएच को हम लोग वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, और ये हमारे ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। पोटेंट वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, यहाँ पे लिखो पोटेंट वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। पोटेंट वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो जीएफआर, ग्लोमेरुलस में ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, और ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो गया तो बेटा जीएफआर भी इंक्रीज हो जाएगा। ये चीजें आपको समझ आई होंगी। एंड जेजीए जो होता है एक इम्पॉर्टेंट, एक जेजीए प्ले एक कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। जेजीए जो होता है कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल प्ले करता है। जैसे ही जीएफआर फॉल हुआ, जैसे ही ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ जीएफआर का, ठीक है, मतलब ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर कम हुआ, ग्लोमेरुलस में ब्लड का फ्लो कम हुआ, जीएफआर कम हुआ, ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और जेजी सेल से क्या निकालता है बेटा? रेनिन निकालता है। रेनिन क्या है? हार्मोन है, मैंने बताया। जिसमें सिंगल एन है वो हार्मोन है, जिसमें डबल एन होते हैं वो क्या होता है? एंजाइम होता है, जो कि हम लोग कहाँ पढ़ते हैं?
डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, रेनिन कन्वर्ट कराता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे जीएफ क्या हुआ, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हुआ, ठीक है, फ्लो कम हुआ, या फिर इसका जीएफआर कम हुआ, है ना, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हुआ, या फिर ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम हुआ, या फिर जीएफआर कम हुआ, ठीक है। तो ये जो होता है जेजीए, ठीक है, जो जेजीए है, जेजीए ये एक्टिवेट करेगी, ठीक है, जेजीए जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस ये एक्टिवेट हो जाएगा, और यहाँ से क्या निकालेगा, रेनिन निकालेगा, ठीक है, रेनिन निकलेगा। रेनिन, रेनिन क्या है, हार्मोन है, ये हार्मोन है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये जो रेनिन निकला ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन जो कि बेटा प्रोटीन होती है, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन जो कि प्रोटीन होती है और लीवर से बनती है। कहाँ से बनती है, लीवर से बनती है। अब एंजियोटेंसिनोजन को, ये इनएक्टिव है, टेंसिनोजन जहाँ पे आता है इनएक्टिव है, अब इसको ये एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट कराएगा, एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट कराएगा। एंजियोटेंसिन किस में कन्वर्ट कराएगा, मतलब एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कौन कन्वर्ट कराता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कराएगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कराएगा रेनिन, ये रेनिन का काम हो गया। अब ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड, एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, ये किस में कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ से एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होगा, ये एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन सेकंड, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं, एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड फर्दर एंजियोटेंसिन सेकंड। एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है ये एक पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कौन करवाया बेटा, यहाँ पे होता है एस, एस बोले तो एंजियोटेंसिनोजन, जैसे एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कि कहाँ से निकलता है, लंग्स से निकलता है। ये कहाँ से निकलता है, लंग्स से निकलता है, ठीक है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम लंग्स से निकलता है, और एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन है जो कि लीवर से निकलती है। इस एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन कन्वर्ट कराता है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट में रेनिन कहाँ से निकलता है, जेजी सेल से निकलता है। कहाँ से निकलेगा बेटा, जेजी सेल से निकलता है, जेजी सेल से निकलता है। जेजी सेल जेजी अपरेटस में पाई जाती है। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कराएगा, एस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कराएगा। और ये जो होता है ये पोटेंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, पोटेंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, पोटेंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करा देगा, ठीक है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड जो ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर था ये इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा। एंजियोटेंसिन सेकंड होता है, ये आल्सो एक्टिवेट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को, ठीक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कर देगा। और एड्रेनल कॉर्टेक्स से क्या निकालेगा बेटा, एल्डोस्टेरोन निकालेगा। एल्डोस्टेरोन जो होता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड होता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। एल्डोस्टेरोन निकलता है। एल्डोस्टेरोन क्या कॉज कराता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, ये मिनरल से सोडियम वाटर को रीएब्जॉर्ब कराएगा फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूबिल्स, डीसीटी से ये क्या कराएगा, वाटर को और सोडियम को रीएब्जॉर्ब कराएगा, कौन, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन को कौन स्टिमुलेट कर रहा है, एंजियोटेंसिन सेकंड, ठीक है। दिस लीड टू द इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जीएफआर इंक्रीज हो जाता है।
ये मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, ठीक है, रास के नाम से जानते हैं सिस्टम, ठीक है। रेनिन, इसमें रेनिन भी पार्टिसिपेट किया, एल्डोस्टेरोन भी पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और यहाँ पे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बोलते हैं इसको, हम लोग रास के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे एडीएच का भी तो रोल था यार, एडीएच ने भी तो बेटा ब्लड प्रेशर जीएफआर को थोड़ा बढ़ाने का काम किया था, वेसो को ब्लड प्रेशर को कॉन्स्ट्रक्ट किया था, है ना। तो एक जो है ये रेनिन हो गया, एल्डोस्टेरोन हो गया, एक एडीएच हो गया, और इसको सिस्टम, दोनों को हम लोग मिला के पढ़ते हैं। अगर आप ऐसे पढ़ें तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ऐसे, ठीक है। चलो, अब जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो गया, जैसे ही ब्लड का फ्लो एट्रिया से ब्लड जैसे ही निकलेगा, तो एट्रिया से क्या रिलीज होगा, एक बेटा एएनएफ रिलीज होगा, एट्रियल नाइट्रोलिटिक फैक्टर, एएनएफ बोलते हैं। ये क्या कॉज कराएगा कि भाई हार्ट के एट्रिया से ब्लड का फ्लो बहुत तेज है, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, तो इस ब्लड प्रेशर को क्या कराता है, कम कराने का काम कराता है एएनएफ। एएनएफ क्या कॉज कराएगा, वेसो डायलेशन कॉज करा देगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। एएनएफ कब निकलता है, जब रेनिन काम करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन रास मैकेनिज्म काम करेगा, तभी एएनएफ निकलेगा। तो इसीलिए बोलते हैं जो एएनएफ होता है वो रेनिन एंजियोटेंसिन रास मैकेनिज्म को क्या करता है, चेक करने का काम करता है, ठीक है। चलो बेटा, आई होप ये समझ आया होगा आपको। मिक्चुरेशन की बात करते हैं। मिक्चुरेशन क्या होता है, मिक्चुरेशन मतलब मूत्र त्याग, है ना, यूरिन को बेटा रिलीज करना बॉडी से, मिक्चुरेशन कहलाता है। तो यूरिन जो होती है हमारी बॉडी में बनी, नेफ्रॉन्स अल्टीमेट जो कैरी आउट द यूरिन कहाँ पे आ गई, यूरिनरी ब्लैडर पे आ गई। अब यूरिनरी ब्लैडर पे स्टोर होती है जब तक हमारी बॉडी को वॉलंटरी सिग्नल नहीं जाता है। वॉलंटरी सिग्नल जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा भेजा जाता है। ये सिग्नल इनिशिएट करता है स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर को स्ट्रेच करने का काम कराएगा। इट गेट फिल्ड विथ यूरिन, अगर यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फिल होगी तो उसको स्ट्रेच कराने का काम कराएगा। ये हमारा एक वॉलंटरी सिग्नल होता है, वॉलंटरी सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम से भेजा जाता है। इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो होते हैं ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर, स्ट्रेच रिसेप्टर जो होते हैं ब्लैडर की वॉल में पाए जाते हैं, ये सिग्नल को सेंड करते हैं सीएनएस में, ठीक है, सीएनएस में सेंड करते हैं। और सीएनएस जो होता है ये मोटर मैसेज इनिशिएट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्मूथ मसल जो यूरिनरी ब्लैडर की होती हैं वो कांटेक्ट करती हैं, ठीक है। और कांटेक्ट करेंगी तो जिसकी वजह से क्या होता है, रिलैक्सेशन हो जाता है यूरेथ्रल इन्फिंक्टर्स का, यूरेथ्रल इन्फिंक्टर का रिलैक्सेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यूरिन रिलीज हो जाती है। अब इस प्रोसेस यूरिन रिलीज को क्या होता है, हम लोग बोलते हैं मिक्चुरेशन, ठीक है। और द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग द कॉल्ड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, जो न्यूरल सिस्टम पार्टिसिपेट किया, न्यूरल मैकेनिज्म पार्टिसिपेट किया, इस रिफ्लेक्स को हम लोग मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। यूरिन के रिलीज को हम लोग मिक्चुरेशन बोलते हैं। एडल्ट जो ह्यूमन होता है ये एक्सक्रीट करता है 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे, ठीक है। इस यूरिन जो होती है फॉर्म कैसी होती है, लाइट येलो कलर की होती है, वाटरी फ्लूइड होता है, स्लाइटली एसिडिक होती है, इसका पीएच जो होता है 6 होता है, ये पूछा जाता है। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है ना, एक ऑर्डर होती है 25 से 30 ग्राम जो यूरिया होता है पर डे एक्सक्रीट आउट होता है हमारी बॉडी से, ठीक है। वेरियस कंडीशन अफेक्ट कर देती हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूरिन। यूरिन हमारी बॉडी में अगर अलग अलग इन्फेक्शन, सपोज कोई इन्फेक्शन हो गया तो हमारी बॉडी में यूरिन का कलर वेरी कर सकता है। हम पानी कम पी रहे हैं तो हमारी बॉडी का कलर, यूरिन का कलर जो होगा येलोइश हो जाएगा, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। एनालिसिस ऑफ द यूरिन की वजह से हमको क्लिनिकल डायग्नोसिस का पता चलता है, बहुत सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का पता चल जाता है, माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी के बारे में भी हम लोग यूरिन की एनालिसिस से पता करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, प्रेजेंस हो गया अगर ग्लूकोज, यूरिन में ग्लूकोज आ गया बेटा, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है। कीटोन बॉडी आ गई अगर, तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोनूरिया बोलेंगे। यूरिन में कीटोन बॉडी का प्रेजेंट होना और ग्लूकोज का प्रेजेंट होना बेटा डायबिटीज मेलाइटस को इंडिकेट करता है। ब्लड में यूरिन में ब्लड आ गया तो इसको हम लोग हिमेचूरिया बोलते हैं, इस बात को आप याद रखना। मैक्चुरेशन कैसे होता है, पहले क्या होता है, जैसे ही हमारा यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर हमारा फिल हो गया तो एक वारंटी सिग्नल जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक मोटर सिग्नल भेजेगा, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल को स्ट्रेच कराएगा, जिसकी वजह से इन्फेक्टर्स जो होंगे वो रिलीज हो जाएंगे, यूरिन बाहर आ जाएगा। इन्फेक्टर दो होते हैं, एक एक्सटर्नल इन्फेक्टर, एक इंटरनल इन्फेक्टर। इंटरनल इन्फेक्टर से बेटा इनवॉलंटरी होता है, एक्सटर्नल इन्फेक्टर क्या होता है, वॉलंटरी होता है, इस बात को याद रखना। ये जो पूरा रिफ्लेक्स यूरिन का बाहर आना मैक्चुरेशन हो गया, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिफ्लेक्स आया इसको हम लोग मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं।
ठीक है। चलो, एक दिन में हम लोग 1 से 1.5 लीटर यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हैं। इस 1 से 1.5 लीटर यूरिन में 25 से 30 ग्राम यूरिया होता है। एक दिन में हम लोग बेटा फिल्ट्रेट बनाते हैं 180 लीटर। 180 लीटर का 99% क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है। यूरिन का पीएच होता है 6। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है। ठीक है। चलो, इससे ज्यादा बेटा कुछ नहीं पूछेंगे। आगे देखते हैं रोल ऑफ द अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। अदर ऑर्गन का क्या यूज है एक्सक्रीशन में, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है। जैसे हमारी अदर देन किडनी, लंग्स, लीवर, यहाँ पे स्किन हेल्प करती इलिमिनेशन ऑफ द एक्सक्रीटरी वेस्ट को स्किन से भी रिमूव कराने का काम होता है। जैसे हमारे लंग्स की बात करें, लंग्स हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 को क्या कराते हैं, रिमूव कराते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 रिमूव कराते हैं। अप्रॉक्सीमेटली बात करेंगे 200 ml पर मिनट के हिसाब से ये रिलीज कराते हैं ये। और सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ द वाटर, जब आप ऐसे करते हैं ना, ऐसे करेंगे तो आपको हल्का मॉइस्चर फील होता है ना, नमी नमी सा फील होता है। इसका मतलब है यहाँ पे वाटर का कंटेंट भी पाया जा रहा है। ठीक है। लीवर और लीवर जो होती है हमारी बॉडी की लार्ज ग्लैंड होती है, ये सिक्रीट कराती है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस जैसे बिलिरुबिन और बेटा बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स। ठीक है। ये सारे के सारे विटामिन, ड्रग्स, ये सारी की सारी चीजें। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस जो होते हैं अल्टीमेटली पास आउट होते हैं अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट के थ्रू पास हो जाते हैं। ठीक है। जो स्वेट होता है, पसीना और सिबेसियस ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड और सिबेसियस ग्लैंड जो स्किन की ये कैन एलिमिनेट कर सकती हैं कुछ सब्सटेंस। ठीक है। थ्रू सिक्रीशन, जैसे स्वेट जो होता है प्रोड्यूस होता है स्वेट ग्लैंड के द्वारा। आपको पता है पसीना हमारी स्वेट ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। स्वेट ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड। ठीक है। ये सारी की सारी जो सिबेसियस ग्लैंड, ये सारी की सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब ऐसी ग्लैंड जो हार्मोन्स नहीं बनाती हैं और डक्ट वाली ग्लैंड होती हैं। ठीक है। हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड बनाती हैं। हार्मोन्स के अलावा जो भी चीजें बनेगी वो सारी की सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड से बनेगी। ठीक है। वाटरी फ्लूइड्स वगैरह होते हैं जिसमें NaCl होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या होता है, यूरिया होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ये चीजें याद रखना आप। ठीक है। स्वेट में क्या होता है, स्वेट ग्लैंड से बनता है, जो कि पसीना हमारा एक वाटरी फ्लूइड होता है। इसमें नमकीन कलर का होता है, मतलब नमकीन होता है। इसका टेस्ट जो पसीने का है नमकीन है। NaCl पाया जा रहा है इसमें। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी होती है इसमें, लैक्टिक एसिड भी होता है। ठीक है। थ्रू प्राइमरली फंक्शन ऑफ द स्वेट, पसीने का मेन फंक्शन क्या होता है बेटा, बॉडी के को कूलिंग कराना है ना। बॉडी की सरफेस को कूल कराना मेन फंक्शन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्वेट का मेन फंक्शन क्या है, तो बॉडी को टेम्परेचर को कूल आउट करना, बॉडी की सरफेस को ठंडा रखना। इट आल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ द सम ऑफ द वेस्ट मेंशन एबव, है ना, कुछ वेस्ट को रिमूव कराने का काम कराती है। सीबेसियस ग्लैंड जो होती है एलिमिनेट करती हैं सर्टेन सब्सटेंस लाइक स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन और वैक्सेस, है ना। सीबेसियस ग्लैंड से क्या होगा, स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन और वैक्सेस निकलेंगे। ठीक है। थ्रू सीबम जो होता है उसके थ्रू दिस सिक्रीशन प्रोवाइड, सीबम का सिक्रीशन जो होता है बेसिकली सीबेसियस ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड कराता है, ऑयली कवरिंग प्रोवाइड कराता है स्किन को। ठीक है। ऑयली कवरिंग स्किन होगी तो हमारी बॉडी से क्या होगा, वाटर नहीं निकलेगा, है ना। ऑयली कवरिंग जो होगा वाटर नहीं निकलेगा हमारी बॉडी से। डू यू नो that small amount of the nitrogenous waste, do you know small amount of the nitrogenous waste could be eliminated through the saliva। ठीक है। स्मॉल अमाउंट जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है सलाइवा के थ्रू एलिमिनेट होता है। ठीक है। अब यहाँ पे डिसऑर्डर ऑफ द स्क्रीटरी सिस्टम के बारे में बताया कि डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ द स्क्रीटरी सिस्टम। ठीक है। जैसे माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी की वजह से क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है हमारी ब्लड में यूरिया का। ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेमिया बोलते हैं। ब्लड में यूरिया का बढ़ जाना यूरेमिया कहलाता है। ठीक है। ये जो होता है हाईली हार्मफुल होता है, हाईली हार्मफुल होता है। इसकी वजह से किडनी हमारी फेल हो सकती है। ठीक है। कुछ पेशेंट, सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव बाय द प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। ठीक है। कुछ प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग हीमोडायलिसिस की हेल्प से यूरिया को एलिमिनेट कराते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस ब्लड को हम लोग ड्रेन करते हैं एक कन्वीनियंट आर्टरी से। एक आर्टरी से हम लोग, कन्वीनियंट आर्टरी का मतलब होता है कि अपनी सुविधाजनक आर्टरी से, है ना, जहाँ से अपन को आसानी होती है वहां से हम लोग ब्लड को ड्रेन कर देते हैं। और इस ब्लड को ड्रेन करने के बाद हम लोग कहाँ पे डालते हैं, डायलिसिंग यूनिट पे डालते हैं। डायलिसिंग यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी के नाम से भी जानते हैं। ब्लड जैसे ही ड्रेन किया जाता है फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरी में, इसको डायलिसिंग यूनिट में भेजा जाता है। और इसमें भेजने के बाद क्या होता है, आफ्टर ऐड कर देते हैं हम लोग एंटीकोगुलेंट हिपेरिन को एडिशन
एडिशन करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है, हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे हिपैरिन पाया जा रहा है। जैसे ही हमारी बॉडी से बाहर ब्लड आएगा, इस डायलिसिंग यूनिट में ब्लड आएगा तो वो क्लॉट हो जाएगा। तो डायलिसिंग यूनिट में ब्लड डालने के बाद क्या होता है, हम लोग हिपैरिन मिला देते हैं, एंटीकोगुलेंट, ठीक है। और इस यूनिट में क्या होता है, कोल्ड सेलोफेन की ट्यूब होती है जो कि इस फ्लूइड के चारों तरफ प्रेजेंट होती है। इसमें सेम कंपोजिशन होता है जो कि हमारे प्लाज्मा में होता है, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते इस डायलिसिंग फ्लूइड में, बाकी सेम कंपोजिशन होता है प्लाज्मा का। अगर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ यहाँ पे चले जाएंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। द पोरस, जो सेलोफेन की मेम्ब्रेन्स होती है बेटा वो पोरस होती है, ठीक है, जिसकी वजह से पासेस ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के द्वारा पास हो जाते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं एब्सेंट होते हैं किसमें, डायलिसिंग फ्लूइड में, ठीक है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट फ्रीली मूव कर जाते हैं इस फ्लूइड से, मतलब हमारे ब्लड से इस डायलिसिंग फ्लूइड में, और हमारा ब्लड जो हो जाता है वो क्लियर हो जाता है। क्लियर ब्लड को हम लोग पंप कर देते हैं बॉडी के अंदर, फिर से बैक कर देते हैं थ्रू वेन के थ्रू बैक करते हैं, आर्टरी के थ्रू बॉडी से बाहर ब्लड को निकालते हैं, ठीक है। और आफ्टर एडिंग एंटी हिपैरिन, अभी हमने जब बाहर निकाला था तो उसमें हिपैरिन मिलाया था, एंटीकोगुलेंट। अब हम बॉडी के अंदर डाल रहे हैं तो ऑलरेडी में बॉडी के अंदर हमारे क्या हिपैरिन है, तो एंटी हिपैरिन को बॉडी के अंदर डालना होगा, ठीक है। दिस मेथड जो होता है बून ऑफ द थाउजेंड ऑफ द यूरेमिक पेशेंट ओवर द वर्ल्ड। बून का मतलब होता है बेटा वरदान, है ना। ये जो हीमोडायलिसिस कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे थाउजेंड ऑफ जो यूरेमिक पेशेंट है, ऐसे पेशेंट जिसकी ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ गई है, तो उनके लिए क्या है, एक वरदान साबित होता है हमारा क्या, हीमोडायलिसिस, ठीक है। अब यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट, जो किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, ये अल्टीमेट मेथड होता है, ठीक है, करेक्शन ऑफ द रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर के लिए अल्टीमेट मेथड होता है। किडनी अगर फेल हो गई है तो उसके लिए अपन को क्या कराना है, किडनी ट्रांसप्लांट कराना है। जब तक हीमोडायलिसिस से काम चल रहा है तब तक चलाते हैं, उसके बाद क्योंकि हीमोडायलिसिस यार एक तो कॉस्टली भी रहता है और आपको टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है ना। वीक में 2-3 बार हीमोडायलिसिस कराना पड़ता है, तो लोग फिर क्या करते हैं कि किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करवा लेते हैं, ठीक है। एक फंक्शनल किडनी जो होती है यूज की जाती है ट्रांसप्लांटेशन में, जो कि डोनर से मिलती है। इसको हम लोग क्लोज रिलेटिव को, डोनर जो होता है क्लोज रिलेटिव को प्रीफर करते हैं। क्लोज रिलेटिव वही है जो हमारे रिश्तेदार हों, क्लोज। अगर कोई टीम से सपोज मेरी किडनी खराब है, मेरे को ट्रांसप्लांटेशन कराना है, तो सबसे पहले डॉक्टर बोलेगा कि आपका कोई जुड़वा भाई है क्या। मैं बोलूंगा सर मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है। कहेगा आपका कोई वैसे भाई है, सिबलिंग से, है ना, तो कहेंगे हाँ मेरा भाई है। तो अगर भाई मेरा किडनी देने के लिए हेल्दी होगा, मतलब उसकी सारी चीजें ठीक होंगी, अब वो एग्री करता है तो वो मेरे को किडनी दे देगा, कोई बात नहीं। अगर मेरे भाई में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है कि जिसकी वजह से वो मेरे को किडनी नहीं दे पा रहा है ना, तो क्या करेंगे, हमारे जो डॉक्टर्स होंगे वो पेरेंट्स की तरफ फोकस करेंगे कि आपके मम्मी पापा में से कोई है जो किडनी दे सकता है। अगर मम्मी पापा भी असमर्थ है किडनी देने में, तो फिर क्लोज रिलेटिव जैसे हमारे मामा हो गए, है ना, उनको प्रिफर किया जाएगा। हमारी बुआ जी होंगी, फूफा जी, मतलब बुआ जी होगी, इनको प्रिफर किया जाएगा जो क्लोज रिलेटिव है, ठीक है। अगर ऐसा कोई भी नहीं दे पा रहा है तो फिर हम अनरिलेटेड क्लोज रिलेटिव से भी हम लोग ले लेते हैं किडनी, और उसके बाद क्या कराते हैं, ट्रांसप्लांट करा देते हैं। और फिर इम्यूनोसप्रेसर मेडिसिन का यूज किया जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है इम्यूनोसप्रेसर होता है, कॉर्टिसोल्स वगैरह होते हैं, ऐसी मेडिसिन का यूज किया जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी से बाहर से आए हुए ग्राफ्ट, है ना, बॉडी के बाहर से आया हुआ ग्राफ्ट ऑर्गन हमारी बॉडी उसको फॉरेन समझ के मार ना दे, इस वजह से इम्यूनोसप्रेसर का यूज किया जाता है, ठीक है। चांस ऑफ रिजेक्शन को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्लोज रिलेटिव लेते हैं। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का उसको मार देगा, खराब कर देगा। मॉडर्न जो प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से किडनी के सक्सेस रेट ट्रांसप्लांटेशन के बेटा बढ़ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुई, कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स हो गई हैं, अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं, ठीक है। रीनल कैल्कुलाई की बात करते हैं। रीनल कैल्कुलाई का मतलब होता है स्टोन और इनसॉल्युबल मासेस, है ना, स्टोन और इनसॉल्युबल मास होते हैं क्रिस्टलाइज सॉल्ट के, जैसे ऑक्जेलेट हो गया, ठीक है, इसके साल्ट होते हैं जो कि किडनी में बनते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात करेंगे। इन्फ्लामेशन जो होता है ग्लोमेरुलर किडनी में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किडनी में क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। जो बेटा ग्रेगर जॉन मेंडल्स थे बॉटनी के, जेनेटिक्स में उन्होंने काम किया था, ठीक है, तो उनकी जो डेथ हुई थी इसी बीमारी से हुई थी, है ना, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। क्योंकि वो अपने काम में इतना बिजी थे, क्योंकि उनको यूरिन आती थी तो वो यूरिन को होल्ड करके रखते थे, है ना, क्योंकि उनको लगता था कि नहीं यार यूरिन करने जाऊंगा तो इतने मिनट मेरे बर्बाद हो जाएंगे। इस वजह से क्या हुआ, उनको इन्फेक्शन हो गया किडनी में, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गया और उनकी डेथ हो गई, ठीक है। इस वजह से बोलते हैं कि जब अगर आपको यूरिन आ रही हो तो यूरिन प्रॉपर तरीके से रिलीज आउट करनी चाहिए, मैक्चुरेशन
करना चाहिए। ठीक है, यूरिन को ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड नहीं करना चाहिए वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिलहाल। ठीक है, अभी आपने चैप्टर पढ़ लिया है, चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन डिकोड किया है, सारे के सारे डायग्राम भी देखे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, अब एक्सक्रीशन क्या है, मैंने पढ़ा है एक्सक्रीशन क्या है कि किसी चीज को रिमूव करना, रिमूवल ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, नहीं भाई जो बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होते इसको, ठीक है, रिमूवल ऑफ यूजलेस सब्सटेंस एंड सब्सटेंस प्रेजेंस इन द एक्सेस, ये बात भी सही है। फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस, फॉर्मेशन कहाँ होता है भाई, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है एक्सक्रीशन का, सेकंड, रिमूवल ऑफ यूजलेस सब्सटेंस, यूजलेस सब्सटेंस को बॉडी से बाहर करना, जो हम लोग बॉडी में एक्सेस में प्रेजेंट है उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं, मॉस्किटो की बात करेंगे। मॉस्किटो बेटा क्या है, मॉस्किटो क्या है, आर्थ्रोपोड्स का मेंबर होता है, तो यहाँ पे मेल पिगियन ट्यूब्यूल्स पाई जाएंगी। ठीक है, इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मस्ट हैव टू एबिलिटी टू एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्टिवली पंप द साल्ट, ये बात गलत है, एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ द साल्ट इन द यूरिन, एक्सक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर, ये बात भी गलत है, हम लोग वाटर को कंजर्व करते हैं। टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन बेटा वाटर के कंजर्वेशन के लिए जरूरी है। when fresh water protozoan possess contractile vacuoles it place in the glass containing the marine water, तो क्या हो जाएंगी उसकी, वो डिसअपियर हो जाएंगी। ठीक है, वो वैक्यूल्स क्या हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी, इस बात को याद रखना है। यूरिक एसिड जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है कहाँ पे पाया जाता है, यूरिक एसिड जो होता है किस में पाया जाएगा, मैमल्स में, मॉलस्क में नहीं पाया जाता है, फ्रॉग कार्टिलेजिनस फिशेस में नहीं पाया जाता है, इंसेक्ट्स और बोनी फिशेस में नहीं पाया जाता है, बर्ड्स और बेटा लिजार्ड्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्लड कमिंग आउट फ्रॉम लीवर हैज हाईली कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिया, क्योंकि यूरिया साइकिल जो होती है वो लीवर में ही चलती है। यूरिया साइकिल का नाम क्या है, तो ऑर्निथिन साइकिल। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लीवर टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ ऑर्निथिन साइकिल, जो कि ऑप्शन बेटा थर्ड में दिया है। द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड ह्यूमन सिंथेसिस इन किडनी बट इलिमिनेट, ये बात गलत है। ये जो लीवर होती है, इन लीवर में सिंथेसिस होती है ना, लीवर में सिंथेसिस होती है, इलिमिनेट होते हैं बाय द बाइल, ये बात भी गलत है। द लीवर बट इलिमिनेट थ्रू द किडनी, तो ऑप्शन क्या है बेटा हमारा फोर्थ सही है। ए मैन टेक लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रोटीन इन यूरिया, ए मैन टेक लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रोटीन ही लाइक एक्सक्रीट मोर अमाउंट ऑफ द यूरिया, जो प्रोटीन ज्यादा लेगा बेटा उसकी बॉडी से यूरिया ज्यादा मात्रा में बनेगी। ठीक है, और यहाँ पे बेटा क्वेश्चन देखते हैं और क्या है, सब्सटेंस एक्स विच कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बेटा कौन कन्वर्ट करा रहा था, जो जेजी सेल से क्या निकल रहा था, रेनिन, रेनिन जेजी सेल से निकल रहा था, जो एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करा रहा था। ठीक है, द अमाउंट ऑफ द यूरिन प्रोड्यूस इन द जनरली इंक्रीज व्हेन, हम क्या कर लेते हैं बेटा, क्या कर लेंगे, हाँ, यूरिन का अमाउंट कब बनेगा, इंक्रीज एट्रिनोटिक हार्मोन सिक्रीशन, क्योंकि यूरिन का अमाउंट बढ़ जाएगा अगर हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ गया, जैसे रास सिस्टम ने काम किया, रास सिस्टम ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, तो उस ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हमारा एएनएफ निकलता है, तो यूरिन का बेटा प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और द हार्मोन्स प्रमोट लॉस ऑफ द सोडियम, दिस हार्मोन्स प्रमोट लॉस ऑफ द सोडियम वाटर इन यूरिन देयर बाई इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ये क्या होता है, कहाँ से रिलीज होता है, ये निकलता है बेटा एएनएफ से। ठीक है, एटेन्यूएटिंग फैक्टर, एट्रियल नेट्रोरेटिक फैक्टर। ग्लोमेरुलस एपरेटस जो होता है एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन होता है जो कि फॉर्म होता है सेलुलर मॉडिफिकेशन, जहाँ पे डीसीटी और एफरेंट आर्ट्रियोल्स आपस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, डीसीटी एंड एफरेंट आर्ट्रियोल एट देयर पॉइंट देयर कॉन्टेक्ट, जहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल डीसीटी कॉन्टेक्ट करते हैं, वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे बनता है हमारा ग्लोमेरुलस एपरेटस। ठीक है जी, ये बनता है, इस बात को याद रखना। ये एक और क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे अपन देख सकते हैं मैचिंग की बात कर रहे हैं। जो ग्लाइकोसूरिया होता है, ग्लाइकोसूरिया का मतलब प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब इन्फेक्शन हो गया किसमें, ग्लोमेरुलस में। यूरेमिया क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, और एएनएफ क्या होता है, एट्रियल नेट्रोरेटिक फैक्टर। तो ए का सी आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट और ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। सेकंड का क्या दिया है, डी दिया है, सेकंड का डी है। थर्ड का ए दिया गया है, थर्ड का ए जो है फोर्थ ऑप्शन में है, तो फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी। तो बेटा आज हमने ये चैप्टर एक्सक्रीशन
एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, एक्सक्रीशन एंड द एलिमिनेशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, सारा का सारा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से मैंने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बाय डिकोड करे हैं आपके लिए, और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए मैंने। तो नेक्स्ट चैप्टर बेटा अपन लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ेंगे, उसमें भी अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा मसल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है ना, कौन कौन सी बोन है, एक्सियल स्केलेटल क्या होता है, पेंडिकुलर स्केलेटल क्या होता है। तो स्टे ट्यून करंट विद मी। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।